All right, so let's begin the session. So, as usual, the purpose of this session are multifold. One is obviously to look at and understand what this mock was all about, how far it was, or how close it was to actual CAT. दूसरा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, क्या वो क्वेश्चंस थोड़े से डाइसी थे, थोड़े से वेग थे, थोड़े से आंसर के ऊपर हमें कैन बी डिस्कस लिटिल मोर ऑन द ऑफिशियल आंसर्स दैट हैव बीन गिवन. And also, which questions we should have attempted given these 40 minutes, which were the easier passages, which were a little more challenging. And also the VA questions. Okay. So, uh, let me get some views from those of you who attempted. I'm sure most of you have attempted. So, कुछ व्यूज आपके इनिशियली आएंगे कि लेट मी हियर फ्रॉम यू. Before we go ahead, let's look at this table. Okay, this is one of the characteristics of time which I appreciate, which is not done by the other guys, our friends at CL or IMS, or perhaps any other institute. I've not seen this kind of a open revelation of all the score and percentile and how many people attended this. So in fact, एक ऊपर और फिगर होता है इसमें कि कितने लोगों ने ये टेस्ट दिया. तो almost 12,500 people had given this. This was an all India free mock. This is the first time that they gave. Earlier ये CL वाले करते थे ऐसे फ्री मॉक देने का, ये लोग नहीं करते थे. इस बार इन्होंने भी इंस्पायर होकर पहली बार दिया है. तो 12,000 odd people attempted it, and this is a cut off. ये 85 परसेंटाइल है, राइट? वेयर इज माय पेन? जस्ट ऐसे. सो ये जो आपको कट ऑफ का दिख रहा है, ये 85 परसेंटाइल होता है, राइट? एज वी नो. So all of these are 85 percentile. Now this, of course, this is meaningless because I mean this reveals a huge gap, right? 1 से लेके 10 के बीच में तो ऐसा होता नहीं जनरली. तो इसलिए इसको आप मत देखो, इसको मत देखो. आप इन पे देख सकते हो that okay, so 55 and then 53. So 12,500 people gave, which means 99.5 percentile वाले जो है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे. सो 99.5 परसेंटाइल वाले आपको यहाँ तक मिल जाएंगे. 60 रैंक तक आपको 99.5 परसेंटाइल वाले मिल जाएंगे. तो रफली 47 अगर किसी का स्कोर है तो वो 99.5 परसेंटाइल लेके आया है. और if you have, let's say, 50 is your score, then you are 99.75 and so on and so forth. So कैट 198 मार्क्स का, हाँ 198 मार्क्स का होता है ना कैट. तो ये भी तो 198 मार्क्स का ही है. इसमें ये 72 आउट ऑफ दिस इज 72, दिस इज 20 क्वेश्चन, सो 60, एंड दिस इज 66. सेम. ओके, सो देन अगेन गोइंग डाउन सिमिलरली, अगर 99 परसेंटाइल देखेंगे तो 99 परसेंटाइल हमको यहाँ तक कहीं मिलेगा 43, 42, 43. तो अगर आप उस हिसाब से देखोगे तो ये कैट से थोड़ा सा इसका परसेंटाइल थोड़ा ज्यादा ही चला गया है. कैट में अगर आपके 42 मार्क्स है तो आपका ऑलमोस्ट 99.5 परसेंटाइल होता है, और यहाँ पे 42 मार्क्स में आपका 99 परसेंटाइल बन रहा है. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस मे सीम टू बी लिटिल इजियर देन द एक्चुअल कैट. Whether it is so or not, we will see how far it was. Okay, तो ये एक तरीका होता है जिससे हम निकाल सकते हैं कि कैट, एक्चुअल कैट और इसमें कितना फर्क है. ऑब्वियसली it is not 100% mirroring, but still to some extent we can get an idea. जो कि आपको इसमें मिल जाता है, जो कि वहां पे नहीं मिलता आपको. सीएल और आईएमएस के इस तरीके से वो स्कोर्स नहीं देते. ओके, सो हैविंग सेड दैट, फर्दर वी कैन गो डाउन एंड सी कि 90 परसेंटाइल वीआरसी में कहाँ पे बन रहा है. तो 90 परसेंटाइल बनेगा जब आपका 1250 रैंक तक करीब आएगा. तो 1100, 1200 यहाँ पे आपका 90 परसेंटाइल बन रहा है, राइट? ऑलमोस्ट, sorry, my mistake. या करेक्ट, करेक्ट. सो 90 परसेंटाइल आपका बनेगा करीब 1100-1200 रैंक पे. तो आपका यहाँ पे 26 पे करीब 90 परसेंटाइल है. तो इफ यू गॉट 90 परसेंटाइल देन 26 और समथिंग, देन यू आर एट 90%. ओके, एंड 95 परसेंटाइल वुड बी अराउंड 600, 650 रैंक, विच वुड बी अराउंड समवेयर 31. तो ये 95 परसेंटाइल हो जाएगा वीएआरसी में, और ये आपका करीब 90 परसेंटाइल हो जाएगा. And cutoff is, as we discussed, it's around 23, which is 85%. So this is how the things stack.
Okay, now let me hear your views before we go to the section and I'll give you my perspective. Let me इसमें 250 मार्क्स कहाँ है भाई? इसमें 250 मार्क्स कहाँ से दिख रहे हैं आपको इसमें? वो रैंक है भाई, वो रैंक है। चलिए, तो लेट मी गेट योर व्यूज ऑन दिस नाउ। लेट्स से लुक एट द आरसीज. So this was how many people, how many out of you attempted this one? Okay, many of you attempted this one. Now this one about this one was about linguists and psychologists. So language, right? Language के ऊपर बहुत सारे passages आते हैं, actual CAT में भी आते हैं और मॉक्स में भी आते हैं, एंड आई थिंक जनरली दीज पैसेजेस आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू हैंडल. तो ये एक इजी है. तो ये जैसे ही हमने आई मीन एटलीस्ट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस आई न्यू दैट दिस वुड टर्न आउट टू बी ओके, वी कैन डू दैट. तो इसको हम पकड़ लेंगे, राइट? सो दिस एक्चुअली टर्न आउट टू बी, इफ इट टू माय माइंड, द इजीएस्ट ऑफ ऑल द पैसेजेस वेयर one could get all the four correct. Do you agree or not? इसमें हमारे चारों करेक्ट होने के चांसेस थे और इसमें कोई ऐसा इलॉजिकल टाइप का भी क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आया. तो अभी हम डिस्कस करेंगे आरसी को. दैट्स माय परसेप्शन. सेकंड पैसेज जो था, थोड़ा सा समझने में इन द सेंस, आपको इसका अगर मेन आइडिया एक बार समझ में आ जाए तो क्वेश्चंस इसके इजी थे. अगर आपको समझ में आ जाए कि ये किस तरह की बात कर रहा है, इसमें जो ये जो पीपल हु आर considered to be unequal in terms of two in two uh, based on two different aspects. One is what they are born with, and one is how the society treats them. तो दो तरीके की डिफरेंसेस की बात की गई है, इनइक्वालिटीज की, और वो अगर आपको समझ में आ गई, तो एक लक बेस्ड होता है विच मीन्स समथिंग विच इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, एंड एक समथिंग विच इज विच द सोसाइटी डज टू यू. तो इन दोनों के अगर ये बेसिक एक समझ में आ गया हमें कॉन्सेप्ट, देन आई डोंट थिंक दिस वाज डिफिकल्ट एंड वन कुड गेट ऑल द फोर हियर. So this passage was also all right. Now we come to the third passage. Now third passage looks very attractive because इसमें सिर्फ तीन पैराग्राफ्स हैं, राइट? तो तीन पैराग्राफ हैं और इसमें फर्स्ट पैराग्राफ वाज इजियर टू अंडरस्टैंड, सेकंड में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी थी, और तो इसको भी हम कर सकते थे, राइट? तो वी कुड हैव अटेम्प्टेड दिस आल्सो, I would say. And then when we go to the fourth one, then this takes us to a different turn altogether. Emic, ethic. तो थोड़ा सा टाइम आपको इसको एडजस्ट करने में लगता है. Cultural dimensions, right? Emic approach, ethic approach. This looks a little more challenging, I would say, prima facie compared to the other three passages. Prima facie, I said. Okay, this मतलब इसमें थोड़ा सा भी क्या है, देखो एक किसी पैसेज में अगर आपको बहुत सारे नाम दिख रहे हैं बहुत सारे लोगों के, कि इन्होंने भी काम किया, इसमें भी काम किया, इसने भी किया, फिर उसके बाद में, तो इसी पैराग्राफ में इफ यू सी देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव गॉट इंट्रोड्यूस्ड, राइट? देयर आर दीस थ्री, देन these two, then there's Franz Boas, and then there is Robert E. Park, and then there are some Margaret Mead and Ruth Benedict. So there are a lot of things to be a little more uh, kind of वी शुड फोकस लिटिल मोर कि ये इन लोगों के व्यूज क्या कैसे कैसे डिफरेंट है. तो इसलिए इस पैसेज को आई आई व्हेन आई वाज डूइंग इट आई केप्ट इट टुवर्ड द एंड. सो पैसेज में अगर आप देखेंगे तो मेरा इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आई वुड गो बाय, आई विल टेक दिस एज फर्स्ट, दिस एज सेकंड, दिस एज सेकंड, sorry maybe um, this as second, or I mean somebody might go to this also as second, but I went with this as third, and then this as the fourth one. So that was my order. How many of you did something similar or a little bit here or there? First, third, second, and fourth. Okay. First, third, second, and fourth is also okay. Yes, Kushi, you might be were uh, aligned with this order. Yeah, right. I did the similar sequence. You did a similar sequencing. Okay, 1 3 4 2. So 2V. Okay, Rahul. So आकाश ने उसको 4 को पहले ले लिया. Okay, तो 4 को देखो मेरे हिसाब नहीं से सर, थर्ड को मैंने लिया था पहले, थर्ड फोर्थ थर्ड को पहले लिया. अच्छा, ओके. तो और फर्स्ट को लिया कि नहीं लिया? अगर फर्स्ट को नहीं लिया तो फिर फर्स्ट में गड़बड़, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, राइट? सो आई मीन आई वुड हैव टेकन दिस, और आई वुड हैव टेकन दिस.
would have been the ideal thing. But yes, because of length, some would have chosen 3 as first कि यार 3 छोटा सा दिख रहा है तो इसको पहले खत्म कर देंगे, राइट? ऐसा दिमाग में आया होगा। सर बट बाद में मेरे को रिग्रेट था कि मैंने फर्स्ट क्यों नहीं चूज किया। हम्म। यस सर। करेक्ट। तो वो आपका बात बिल्कुल सही है कि इसमें वी नीडेड टू इंक्लूड वन बिकॉज वन वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, वन में कुछ ऐसा चैलेंज नहीं था। Okay, so I mean, moral of the story, fourth should have been done, unless, of course, you are a cultural anthropologist like our friend Dhwani here is. Dhwani, what's your view? What was your order? Sir, so I try. I know I'm going to do all of the essay, all Okay, of the. passages, first So class. I go from back, sir. 4, 3, Hmm. 2, 1. Matlab Oh, not. you go from back by default. Yeah. Hmm. So actually, also sometimes actually I keep the easier ones Hmm. for the last. Hmm. Okay. So that I can, I mean, even if there's 5 minutes left, I can, like the first one, for example, even I did it in 5 minutes probably in the end. Okay. Yeah, But, so I actually try to do the difficult ones first, hmm. and then the other ones I can ration time accordingly. Acha, acha, okay. So, no, so which means that you also establish the level of difficulty in the beginning and then start, Yes. or you just start, no, यार हम तो 1 2 No, 3 4 no, करना है so. actually, only, mostly I established the difficulty. This time I was like, I'm going to do all of them, might as well start from the end. अच्छा, oh, okay. हाँ, But generally you क्योंकि establish because I difficulty. do, आपने बताया था कि वर्बल एबिलिटी वाले पहले करना 12 मिनट में, तो दैट्स व्हाट आई डू, एंड देन फिर ऊपर थोड़ा ही स्क्रॉल करना पड़ता है और ये आ जाता है, तो फिर आई फिनिश Okay, दैट वे. okay. ठीक है, okay. Now again, see, even now, let's say, kind of, I would like to पर्सपेक्टिव थोड़ा सा मैं डिफरेंट देना चाहता हूँ बेस्ड अपॉन द असाइनमेंट्स दैट आई बीन गिविंग एंड द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल ऑफ यू और मोस्ट ऑफ यू इन दोज असाइनमेंट्स बिकॉज एज so when we started off, okay, and when we did the first few mocks initially, the strategy which I told you all to follow was uh, go to the VA first, do the 12 question, give 12 minutes and move out from there and then go to the RCs. Now, what I noticed from the assignments and accuracy level from the trackers that you all sent is that the accuracy in VA is relatively lower, and that to certain parts of VA, which is para jumble and para summary, sorry, para odd one out. There, the accuracy level on average, I'm saying. See, I'm not talking about any specific individual. Okay, you may have. I mean, some are brilliant, some are doing very well across all areas. I'm not talking about them, but I'm talking about in general. Some of you are kind of not really that accurate in para jumble and para odd one out. So and typically then what would be happening, because then when I see your mock scores, then what I realize is maybe you, when you go to the VA in the beginning and then you start with para jumble and odd one out and get stuck there, and then you don't know when to quit, and therefore you end up wasting a good amount of time, which doesn't leave you with appropriate time for or adequate time for a RC. So that's why my suggestion now would be that you carefully look at your assignment, over a period of time, let's say 15 days, 20 days, 30 days, whatever it is, and then try to understand the accuracy level of each one of them. So if your accuracy in RC is much better, let's say some of you have about 80% or even better accuracy in RC, but in jumble and odd one out, you are maybe less than 50%. So I would not then ask you to go straight to VA first. Okay, I would then ask you to do the RCs, then move to VA, and then that too para jumble and para odd one out in the end, where you just leave 2 3 minutes and kind of see if whether you can make sense of it and attempt and write or mark any answer, because it's not going to give you any negative marking. So थोड़ा सा अपनी अप्रोच में आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली अप्रोच थोड़ी सी अलग थी. Now that you are getting more sense of your relative strength of different areas, so might have to change a little bit. इसको हम डिस्कस करते रहेंगे एज वी गो. मे बी हो सकता है अभी प्रैक्टिस करके वर्कशॉप कर रहे हैं हम, इतना करने के बाद में अगेन यू पिक अप इन दोज एरियाज एज वेल, देन वी माइट वर्क ऑन अ डिफरेंट स्ट्रेटजी. बट द पॉइंट इज that till that time, look at your tracker and see where you are doing better, where you are doing not that well, and accordingly attempt the mocks. Because RCs में फिर क्या हो रहा है कि कई बार RC के सिलेक्शन में इजी RC भी छूट जा रही है ना. 4 में से अगर हम 3 सिलेक्ट कर रहे हैं और गलती से फिर हमने या 2 सिलेक्ट कर रहे हैं और जो इजी वाली छूट गई, तो देन दैट इज अ डबल वैमी दैट हर्ट्स
इन मोर वेज देन वन। एक तो आपकी इजी आरसी छूट गई, दूसरा आपका टाइम चला गया वीए को अटेम्प्ट करने में, और वीए में आपकी गलत बहुत सारे हुए। एंड आई एम सीइंग ऑल्सो दैट ऑफ कोर्स नॉट विद दिस वन, दिस वीए वाज नॉट डिफिकल्ट और नॉट दैट इलॉजिकल। दिस वीए, इस वीए में अभी देखेंगे हम, एक आध क्वेश्चन ही थोड़ा ऊपर नीचे था, जनरली ठीक ठाक थे। लेकिन अगर मैं आईएमएस की और सीएल की वीए देखूंगा पिछले एक दो दो तीन मॉक्स की, तो इट्स रिडिकुलस, इट्स प्रिटी बैड, टोटली इलॉजिकल। तो उसमें अगर फंस गए आप और आपने अपना टाइम स्पेंड कर दिया, तो यू आर नॉट गेटिंग मार्क्स, राइट, एंड देन दैट डीमोटिवेट्स। So a little bit of rethink of strategy is also uh, we can look at. Okay, so let's now move to first let's do the VA, complete the VA, understand the VA in this, and then we'll go and look at the explanation of the RCs. So let's look at the para completion wala yahan pe sabse pehle jo hai. He likely did not have a formal education but started his career as an apprentice who learned structurally sound forms from the masters. So after the decline of Roman Empire, the infrastructure for educating and training architects vanished. Not until do we get a designer who oversees the sort of proto-architect. So he likely did not have a formal education but started as an apprentice. हो सकता था यहाँ पे आ जाता है, because we are talking about a sort of designer or a proto-architect. But what makes it not come here is because prior to their emergence, there is nothing in this sentence that can align with this there. Right? This there needs a antecedent here. So prior to their emergence, there was a master mason who would make certain geometrical constructions on the ground or in the plaster, allowing him to construct the layout of a building. This master mason, now can it come in two? So एक हमें इंक्लिनेशन है कि टू पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वाज अ मास्टर मेसन एंड दिस मास्टर मेसन। सो आपने बीच में ही लगा दिया और फिर वापस से दिस मास्टर मेसन और फिर ही, दिस इज नॉट गुड राइटिंग, राइट। आप अगर इसको यहाँ पे देयर वाज अ मास्टर मेसन फिर ही और फिर दिस मास्टर मेसन और फिर दी ही, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मास्टर मेसन को कंटिन्यू रहना दो। दिस मास्टर मेसन इज एन ऑब्सक्योर हिस्टोरिकल फिगर. He likely did not have a formal education but started his career as an apprentice. He would have traveled across building sites, learning and picking up new designs and ideas. Right? At 12th century, for example, the original designer was this and this, and he could promise. ये अब एक specific हो गया. Therefore, 4 में नहीं आएगा. So this comes in 3, and therefore C is the answer. So does it make sense? This was okay. I mean, I would not say that this was uh, uh, not so isme I think quite a few have got it correct, but some of you have got it wrong also. So is it clear that why we would go with Greek here? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. Okay, now this was a good one. Interesting question. Remarkably, extreme events of diversification and extinction happen more frequently than a typical Gaussian distribution would. थोड़ा सा हमें अगर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में पता है तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए. टिपिकल नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द बेल कर्व, राइट. तो ये एक बेल कर्व होता है जिसमें ये आपका +-1 सिग्मा 2 सिग्मा ऐसा करके होता है, राइट. दिस इज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. So he's saying extreme events of diversification and extinction happen more frequently than a typical Gaussian distribution would predict. Throughout life's history on Earth, biological diversity has gone through ebbs and flows, periods of rapid evolution. Evidence for these ecological changes is found in throughout early, but it is even more apparent. We know this part from the fossil marine invertebrates. Instead of typical bell-shaped curve, the fossil record shows a fat tail. Now देखो ये जो 1 और 5 है ये linked है. They happen more frequently than a typical Gaussian distribution would predict. Now, instead of the typical bell shape, the fossil record shows the fossil record. So now we, instead of bell shaped curve, the fossil record shows a fat tail distribution. तो ये इस तरह का नहीं है, ये एक फैट टेल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे टेल इसकी फ्लैट है, ऐसा कुछ बता रहा है ये. तो द फॉसिल रिकॉर्ड को पहले लाना पड़ेगा बीच में. तो वी नो दिस एटलीस्ट इन पार्ट थ्रू द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ मरीन इनवर्टेब्रेट्स लेफ्ट बिहाइंड सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड. इंस्टेड ऑफ द बेल शेप कर्व इट शोज अ फैट टेल डिस्ट्रीब्यूशन. तो अगर हम देखेंगे 1, 4 and 5 they are linked, and then this will begin the paragraph. Throughout life history, biological diversity has gone through ebbs and flows, periods of rapid evolution and dramatic extinction. Right. So this also is connected. Look at this. Evidence for these ecological changes is found through
out the early and middle Cambrian fossil record, but even more apparent in the deposits of exceptional preservation. Now, this talks about a different idea altogether. Deposits of exceptional preservation की कोई यहाँ पे सेंस नहीं है. It doesn't fit in the context. यहाँ पे जो हमें पूरा इसमें सेंस मिल रहा है कि मतलब अगर आप पैसेज का मेन आइडिया देखने की कोशिश करेंगे तो वो ये बता रहा है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वो एब्स एंड फ्लोज, दैट मीन्स काफी चेंजेस हुए हैं उसमें, रैपिड एवोल्यूशन भी हुआ है, ड्रामेटिक एक्सटिंक्शन भी हुए हैं. और एक टिपिकल जो एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं ये दे हैपन मोर फ्रीक्वेंटली. और कैसे पता हमें? तो फॉसिल रिकॉर्ड हमने देखा मरीन इन्वर्टिब्रेट्स का कैम्ब्रियन पीरियड के बाद, एंड देन वी रियलाइज दैट इंस्टेड ऑफ द टिपिकल बेल शेप कर्व दिस शो द फैक्ट टेल. तो यहाँ पे ये पैसेज पैराग्राफ जो है आपका 2, 1, 4, 5 पर के पैराग्राफ बन जाएगा और 3 बिकम द ऑड, राइट. सो 3 वाज द ऑड वन आउट हियर. तो थोड़ा सा मतलब रीडिंग बेस्ड था, बट थोड़ा चैलेंजिंग था, बट इट वाज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. Humankind was merely in its infancy. Trillions of people might still be born. Okay. In setting Morrison's critique and prophecy against the background of cultural movement, Morrison ended with the image of generative garden over the next 3 decades. Earth's actual garden would be ravaged and face unprecedented human history. यहाँ पे तो इसका सेंस ही नहीं है कहीं पे कुछ भी. Humankind was merely in its infancy, right? और दूसरा ये बता रहा है कि over this same period, so this period refers to the next 3 decades. Even as the threat of imminent nuclear war receded from the forefront of public consciousness, new technologies rapidly developing, emerging transhumanists argues pose larger threats, and blah blah. All these threats were anthropogenic results of human actions. So, can we say humankind was merely in its infancy? Trillions of people might still be born. यहाँ पे कुछ सेंस नहीं है इसका. Sentient life had reached, तो अभी वही कहानी चल रही है इसकी. Is the threshold? It would either evolve into more intelligent, self-optimized, or it would destroy itself within centuries, if not sooner. Again, doesn't make sense here. For all the doomsday predictions, many of the same transhumanists believe that these emerging technologies, guided by careful, could create a future in which human suffering and powering could be eradicated. Humankind was merely in its infancy. Trillions of people might still be born. तो यहाँ पे ये आके 4th में बहुत अच्छी तरीके से बैठ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है. एक तरफ डूम्सडे प्रेडिक्शंस हो रहे हैं कि Earth will end one day, humanity will be destroyed or totally gone. लेकिन कई सारे ट्रांसह्यूमनिस्ट ये बोल रहे हैं कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं अगर इनको ढंग से चलाए तो एक फ्यूचर बन सकता है जिसमें ह्यूमन सफरिंग और पॉवर्टी इरेडिकेट हो सकती है. तो अभी ह्यूमन काइंड अपनी इन्फेंसी में ही है और बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ पीपल अभी आगे आने वाले हैं. तो इनको अगर हम ठीक से मैनेज करें इन सारी टेक्नोलॉजीज को तो वी कैन हैव अ ग्रेट फ्यूचर है. दैट्स व्हाट द होल पैसेज इज ट्राइंग टू सजेस्ट. क्योंकि एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि ऑल आर थ्रेट्स, राइट, ऑल दी थ्रेट्स फॉर एंथ्रोपोजेनिक रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस. तो ऐसा लग रहा है कि इट वुड प्रोबेबली डिस्ट्रॉय इटसेल्फ विद इन सेंचुरीज इफ नॉट सूनर. तो ये पूरा सेंस यहाँ से आ रहा है कि अर्थ और जो ह्यूमैनिटी है माइट गेट डिस्ट्रॉयड प्रीटी सून विद इन सेंचुरी. लेकिन जितने भी डूम्सडे प्रेडिक्शन करें ये सब ट्रांसह्यूमनिस्ट ये भी कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को ढंग से हैंडल करो तो फ्यूचर मिल सकता है. क्योंकि बहुत सारे अभी ह्यूमन काइंड इन्फेंसी में है, बहुत सारे लोगों को पैदा होना है, ट्रिलियंस ऑफ. Therefore, there is no need to kind of say that humanity is doomed. तो इसलिए ये 4th में आके बैठ गए. थोड़ा सा रीडिंग बेस्ड डिफिकल्ट था, बट ठीक है, आंसर सही है इसका. ओके. पॉपुलर कल्चर holds different meanings depending on whose defining context of use. Generally recognizes vernacular or people's culture that predominates in a society at a point in time. As Brummett explains in Rhetorical Dimensions, it involves as most involved as culture of people determined by interaction between people in their everyday activities, use of slang, blah blah. ये सब example दिए मुझे. Brummett defines popular culture as an amalgamation. Now इस तरह के आंसर देखो गलत होंगे because this is Brummett is used as an example. Or Brummett's point of view is used as an example. It is not that this whole passage is about what Brummett is saying, right? So passage start यहाँ से होके यहाँ तक उसने author ने अपना view बता दिया. Okay, this is author's view, right? This is not Brummett's view. Brummett's view starts here in Rhetorical Dimensions. Pop culture involves this. Okay, so therefore, if we say that Brummett defines pop culture as an amalgamation, तो ये गलत हो जाएगा. ये summary नहीं है. Pop culture is understood as the predominant vernacular of the society at a given point of time.
So it is recognized as vernacular or culture that predominates a society at a point of time. This looks okay. अभी ये एक इसमें कोई distortion नहीं है. We can keep it. Pop culture represents the everyday activities of people such as dress, slang, rituals, and foods. Now, this carries examples, right? Such as dress, slang, rituals, foods. So we don't use such language in summaries. Like we don't have represent the everyday activity. See, as a culture of people, pop culture is determined by interaction between people in their everyday activity. Interactions between people, okay, not the everyday activities themselves. That also is a problem here. It is determined by the interaction between people in the everyday activities. Not the everyday activities are not called pop culture. तो ये थोड़ा गलत हो गया. Has several contextual meanings that change. ये तो बिल्कुल ही गलत है. So इसलिए B is the best among these. So do we all agree? I think इसमें कुछ लोगों ने गड़बड़ किया, but mostly ठीक है. Okay, let's look at the next one. First set of puzzles, कौन सा puzzle we don't know. The show we don't know. The layering of the show we don't know. So we know that fourth से start करना पड़ेगा. Clues succeed the story of discovery only if the clues are in proper order. So fourth से ही start हो सकता है. Right? Now, one sentence, this first sentence talks about the first set of puzzles should be easier than the, so there is an order which has to be followed. Right? The show has to start out easy to give the viewers confidence and then get progressively harder, challenging the preschoolers more and more, drawing them into the narrative. So if you see, one is the example of two, right? One first, two जो second sentence है that tells you that this is the way it has to go, and one exemplifies it. It says that the first puzzles about anteaters and elephants has to be easier than the sets of puzzles about beavers and worms, which is progressively harder, which in turn is easier than the final set. So this gives the example of what is given in 2. Therefore, 2 के बाद में 1 आएगा, right? And the layering of the show. So already we've now यहाँ पे हमने we've already shown how the show is layered. So layering the show is what makes it possible for the child to watch the show 4 or 5 times. On each successive watching, they master more and more. So 3 would come in the end. So 4, 2, 1, 3 becomes there. Yes, Shumanshu. So 4-3-2-1 क्यों नहीं होगा एक बार speak 4-3-2-1. But layering of the show की तो बात हुई नहीं अभी. So proper order से. नहीं, but what order? How do we know what is the order? So order it could means be layering. no, नहीं. Order किस तरीके का order? कोई बोल सकता है कि आप पहले डिफिकल्ट दे दो. अभी जैसे धोनी कह रही है कि मैं पहले डिफिकल्ट आरसीज पहले करती हूँ. तो शी इज राइट इन हर वे, राइट? इट वर्क्स फॉर समबडी सेज मैं पहले इजियर से डिफिकल्ट जाता हूँ. Somebody might say I'll go from easy to difficult and then easy. तो how do you know that what is the proper order, right? तो इसलिए layering of the show से नहीं है. Now, see, this is the result. Now, also understand, in the paragraph, we are talking about sentence 3, which gives the result of what happens when we do something like this. So, unless you tell what you are going to do, how would you tell what is the result? This you are directly going to the result. Okay, See, clues succeeds as a story of discovery only if the clues are in proper order. The layering of the, अगर सपोज करो ये दोनों सेंटेंस नहीं होते तो आप बोल सकते थे कि इसके बाद में ये आएगा, बिल्कुल ठीक है. लेकिन इन दोनों सेंटेंस को फिर अब आप प्रोसेस बता रहे हो, यहाँ पे आपने रिजल्ट बता दिया, तो प्रोसेस बाद में नहीं बताओगे, पहले प्रोसेस बताओ फिर उसका रिजल्ट बताओ, राइट? yes. Why can't it be 2, 1, 3, 4? 2, 1, 2 से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता यार. द शो, कौन से शो की बात हो रही है? विच शो आर वी टॉकिंग अबाउट? टेल मी. जैसे मतलब ये तो बेसिक है ना यार, आप इसमें तो आपने बेसिक में गड़बड़ी कर दी. जब आप द शो, विच शो वी आर टॉकिंग अबाउट? सी फर्स्ट, आई मीन द बेसिक, when we make a paragraph, the first sentence should tell you what the paragraph is about. So the first sentence tells us that this paragraph is about Blue's Clues, which is a show. Okay, it's a television show or it is a whatever kind of a show. ठीक है, टेलीविजन शो होगा, जो भी होगा. तो आपने जब वो नहीं बताया तो फिर आप द शो कैसे बोलोगे? द शो से तो स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो आप, राइट? सो therefore that goes. All right. Now here comes a little more challenging. This one was easier, I would say, but this one is a little
challenging. Why is it challenging? Let's understand. Because there are two mandatory pairs here, right? We have Daenerys Targaryen from Games of Thrones, no stranger to consequences. Along her journey from exile to Queen of Marine, she learns that decision making is delicate balance that requires not only fighting the greatest good, but also planning for the future. 1 and 3 are a mandatory pair, right? Decision making is another managerial process that involves social, political, organization, as well as analytics and blah blah. Good managers must recognize the pros and cons of each option and take into account all of these factors. These factors, which are the factors? Social, political, emotional, and organizational factors. Which means 2 and 4 are again mandatory pair, right? So now we have a situation where we have this or this. तो कैसे डिसाइड करें कि विल वी स्टार्ट विथ 2 4? हाँ जैन बोलो। सर इसमें जो पहले अगर हम लोग ये जो 2 4 1 3 को हम चूज करना प्रेफरेबल करेंगे, क्योंकि 2 4 जो है एक सिचुएशन को बता रहा है और फिर 1 3 उसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लेके आ रहा है। कि अगर हम पहले, अगर मान लो मुझे कोई सिचुएशन बतानी है, पहले पहले वाले में भी मैं एक सिचुएशन को लेकर आऊंगा, फिर उसको एग्जांपल दूंगा। लेकिन 1 3 में क्या है, 1 3 पहले एग्जांपल दे रहा है, बाद में सिचुएशन को बता रहा है। तो अगर मुझे पहले एग्जांपल मिल जाएगा तो मैं सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में मेरे को टाइम लगेगा। ओके ओके, सो दिस इज a situation where this is the example and फॉर मी 2 4 सिचुएशन एंड 1 3 इज एन एग्जांपल फॉर दैट। ठीक है, परफेक्ट, मतलब ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। एनीवन इन फेवर ऑफ 1 3? नो सर। देखो, इसको हम अगर देखेंगे तो 1 3 1 से स्टार्ट कर सकते थे, because this is like a good opening statement. Daenerys Targaryen from Games of Thrones is no stranger to consequences. This is a good opening statement. And then when we go to this, हाँ इशिका बोलो। सर लाइक मैंने 1 3 2 4 ही करा था क्योंकि मेरे को फर्स्ट वाला ओपनिंग स्टेटमेंट लगा और मुझे लगा कि मतलब थर्ड उसमें डिसीजन मेकिंग की बात करिए तो बाद में फिर वो डिसीजन मेकिंग को एक्सप्लेन करेगा, तो मेरा गलत हो गया। यस शुभांशु। यस सर, पहले 1 3 2 4 ही लग रहा था, बट 3 and 2 के बीच में जो ट्रांजिशन हो रहा था वो सही नहीं था, इसलिए उसको आगे लाना। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। इनफैक्ट दैट इज द की टू दिस, कि देखो अगर इस केस में, सो आई वाज आल्सो क्वाइट कंफ्यूज्ड। अगर आप मेरे से पूछोगे तो इसमें मैंने भी जब उसको देखा था तो आई वाज आल्सो वंडरिंग कि वेदर इट शुड बी 1 3 2 4 और 2 4 1 3। तो अगर हम एक बार सीक्वेंस देखें 1 3 2 4 लगा के, Daenerys Targaryen is no stranger to consequences. Along with the journey, she learns that decision making is a delicate balance that requires not only finding greatest good but also planning for the future. Decision making is other managerial process that involves social. तो ये 2 और 3 और 2 में जो है ना कोई लिंक दिख नहीं रही है। मतलब हाउ इज जस्ट दैट यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग लिखा हुआ है। So how are we transitioning from the journey of Daenerys Targaryen suddenly to decision making is another managerial process that involves this. Good managers must recognize the pros and cons of each option. So अब rather go from 2 4 and then we'll see whether there is a transition from 4 to 1. 2 says decision making is another managerial process. ठीक है. Good managers must take into factors when evaluating which path will result in the best outcome. अब ये outcome linked है यहाँ से कि Daenerys Targaryen is no stranger to consequences. So if you see that 4 to 1 transition is much more logical compared to transition from 3 to 2. And that is why this becomes the right answer and this doesn't. Though 1 looks like a great opening statement, but unfortunately 1 3 के बाद में ये थोड़ा सा 2 में जाने में मुश्किल होगी, बल्कि 2 4 में अगर आप कर लोगे best outcome and she is no stranger to consequences. So along with her, and this again also as Jen mentioned also that this is an example of this particular situation. तो इसलिए ये 2 4 1 3. So this was a little tricky, but that's how it is. Okay. All right. Summary इनके अच्छे होते हैं. Generally, I've seen that the best summaries, if you ask me, among all these mocks are time summaries. There is absolutely no doubt about that. मतलब इसके तो फर्स्ट होते ही थे सिमकैट के और सीएल के भी बेकार होते हैं। इनकी समरीज ठीक होती हैं, कुछ कुछ होती है इनकी ऐसे, लेकिन बाय एंड लार्ज आई फाइंड देयर समरीज टू बी मोर in tune with what is cat actually. So during the
लास्ट सेंचुरी, नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज आई हैव टॉट इन टाइम, ऐसा नहीं है, नो नो नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट, आई कैन टेक अ वेरी dispassionate view on this. So during the last century, science has been transformed by several simultaneous revolutions, relativity in quantum theory. Yet these two revolutions are biology has transformed. ठीक है, ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ लिया. At the same time, ecological systems oriented perspective has developed, whose vanguard in the study of complex. Today, we combine the two strands interweaving these developments. Einstein's twin revolutions in physics combined with Darwin's twin revolution in biology have transformed science during the last century. ठीक है, आपने ट्रांसफॉर्म तो कर दिया यहाँ पे, राइट, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, तो ये आपने पार्शली बता रहे हो, ये वाली बात तो करेंगे आपने कि आज क्या कर रहे हैं, राइट. टुडे system biology attempts to combine the two strands, so that has not been mentioned in this A, right, and therefore this A is not a correct option. The general study of information and computation combines the two strands of science. Again, this is quite incomplete, तो इसको भी हटा दें. Simultaneous revolutions in physics and biology have transformed science. ये यहाँ पे बताया, several simultaneous revolutions फिजिक्स में भी हुए थे और बायोलॉजी में भी हुए, ठीक है. Allowing interweaving of development into general study of information and computation. Interweaving these developments, we have the general study of information and computation. तो इसमें एंड वाला भी इसने कैप्चर कर दिया है. So this looks okay. Several simultaneous, several कहाँ से हो गया, ठीक है, several आ गया. Several simultaneous revolutions in physics and biology have transformed science into general study. No no no, several revolutions have not transformed. ये तो इसने वहां से यहाँ से उठाया और बीच का गायब भी कर दिया. They have transformed science is okay, लेकिन this is not, they have not transformed science into a study of this, but they allowed interweaving into the general study of it. So this is a distortion. Correct answer is C here, right? So let me see. Yes, quite a few. In fact, this is one question which, barring one or two, all of you have got correct. That's good. That's very encouraging. Okay, now we come to this. ये मुश्किल नहीं था वैसे, बट ही हैज ऑल्सो एक्सेलरेटेड. ही कौन है ये, मैन, राइट. सो आपको यहाँ पे इसका जवाब मिल गया. With the development of agriculture, however, the phosphorus cycle has been seriously upset. For some time, the phosphorus cycle in the sea was simple phosphate ions. So देखो यहाँ अब furthermore, the emergence of life and colonization of dry land to a soil, plant, animal, soil cycle from which phosphorus was removed, blah blah blah. ये अलग ही दिख रहा है यहाँ पे. तो इसमें अगर हम देखें तो स्टार्ट कर देंगे हम यहाँ पे 3 से. For some time, the phosphorus cycle was simple phosphate ions built up into the earliest forms. With the development of agriculture, however, ये contrast दे रहा है यहाँ पे, phosphorus cycle has been seriously upset. So phosphorus cycle simple थी पहले. Now with the development of agriculture, phosphorus cycle has been seriously upset. Or in the past few centuries, man has attempted to restore the phosphorus balance by the use of fertilizers. So now man is trying to do, try to restore this. So 5 पे चले गए हम. But he has also accelerated. लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज हो गई है कि ट्रांसफरेंस ऑफ फास्फोरस फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल लाइफ टू सी हो गया है. तो सिक्लिकल माइग्रेशन हो रहा है 2-fold मैनर. 3-5 पैराग्राफ अच्छा बन गया और 4 बाहर चला गया. सो आई डोंट थिंक, लेकिन ये काफी लोगों ने गलत कर दिया है. नहीं, कुछ लोगों ने बाद में सही भी किया है, ठीक है, ऑलराइट. सो मे बी हाफ एंड हाफ. Okay, so that was about VA. Now let me tell you, VA में of course थोड़ा सा difficult था, मतलब moderately difficult I would say, not easy. अगर हम किसी कैट के उससे देखें तो मुझे ज़्यादा difficult लग रहा है, क्योंकि इसमें ये वाला ठीक है. This one you can call it as easy. This one you can call it as difficult to moderate. We were reading थोड़ी सी intense. Still it was not, say moderate to difficulty बोलूँगा उसको मैं, moderate ही बोलूँगा. This one was also not very difficult, so easy to moderate है इसमें, क्योंकि कहीं आ नहीं सकता था. This was easy question, right? This was also easy. This was a little moderate to difficult because we don't know 1, 3, 2, 4 करना है कि ये करना है. This was again easy. ठीक है, तो easy ज़्यादा दिख रहा है इसमें, तो I would say कि this is okay. This was also moderate, I would also not difficult. Okay, so barring maybe 1 or 2 छोड़ के तो ठीक है. तो दिस लेवल वाज आई वुड रेट इट एज एट पार विद कैट. ठीक है, बराबर सही था ऑलमोस्ट. ठीक है, चलते हैं अब हम हमारे पैसेज के ऊपर एंड लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन. तो सम साइकोलॉजिस्ट्स एंड लिंग्विस्ट्स बिलीव दैट देयर कैन बी नो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट विदाउट लैंग्वेज, हाउएवर आर्ग्यू इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल ग्राउंडवर्क फॉर परसेप्शन एंड थॉट.
कंसिडर लैंग्वेज अ फिल्टर एनहांसर। तो ये कह रहा है कि ऐसा लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज के बिना एक्सप्रेशन ऑफ थॉट नहीं हो सकता, बट द ऑथर इज नॉट इन फेवर ऑफ दिस। ही इज सेइंग दैट यूनिवर्सल ग्राउंडवर्क फॉर परसेप्शन ऑफ थॉट है, लैंग्वेज इज अ फिल्टर। Languages differ from one another. Uh, English and all these speakers end up attending to partitioning and remembering their experiences differently because they speak different languages. Language focuses one's perception of specific aspects of the world. That means language is it's not for how you look at different things in the world. So people speaking different languages have different perceptions on certain things. So in this place, aborigines speaking this language don't use relative spatial terms. Right, left, forward, back नहीं कहते, but they use absolute cardinal direction, north, south, east, west instead. They are accustomed to say there's an ant on your southeast leg. Their language with absolute spatial dialectics made them better than English speakers state oriented, keeping track of where they are, even in unfamiliar landscape and performing navigational feats. तो ये हमारे यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरह की लैंग्वेज जो है कि कौन सी किस डायरेक्शन में खड़े हो, कहाँ जा रहे हो, ये स्पेशल ट्रेनिंग से आती है. We are not right from our childhood trained in this kind of language, right? So if I say that 30 degree to your east or 22 o'clock to your west, ये जो इस तरह की लैंग्वेज होती है आपने मूवीज में देखी होगी या कहीं पढ़ी होगी कि दो स्पाइज होते हैं या कोई दो पुलिस वाले होते हैं, वो आपस में से बोलते हैं कि वो किधर है, तो ही इज एट योर 3 o'clock, ही इज एट योर 4 o'clock. इस तरह की लैंग्वेज भी यूज करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए. तो ये सब हमारे यहाँ पे नेचुरली नहीं आती है, राइट? वी डोंट लर्न दिस नेचुरली बिकॉज वी जस्ट से राइट, लेफ्ट, फॉरवर्ड, बैक. तो किसी किसी लैंग्वेज में ये उनकी नेचुरल लैंग्वेज में होती है, तो उनको दे आर मच बेटर ओरिएंटेड. ऑब्वियसली ये जो एबोरिजिन्स और इस तरह के लोग होते हैं, इनके पास में मॉडर्न मेथड्स तो होते नहीं है, जीपीएस तो होता नहीं है, तो दे नीड देयर ओरिएंटेशन टू बी ऑल राइट एट ऑल टाइम्स. So it helps them. People who think differently about space also think differently about time thanks to language. English speakers talk about time using horizontal spatial metaphors. Best is ahead of us. Mandarins have a vertical metaphor. The next month is down month. English speakers perceive times in terms of short, length. Spanish, Greek in terms of big, little. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. In our lab, we taught English speakers different ways of talking about time. English people were taught to use size metaphors, as in Greek, to describe duration. Movie is larger than a sneeze, right? Not longer than a sneeze. English में longer बोलते हैं, इसमें larger बोलते हैं. Vertical metaphors, as in Mandarin. Once the English speaker had learned to talk about time in these new ways, their cognitive performance began to resemble that of Greek or Mandarin. So patterns in language can indeed play a causal role in constructing how we think. यहाँ पे इन्होंने एक लैब में एक्सपेरिमेंट किया, इसमें लोगों को सिखाया ग्रीक तरीके से बोलने के सिचुएशन में और मैंडरिन तरीके से, एंड दे फाउंड दैट द थॉट began to change or cognitive performance began to change and resemble more of Greek and Mandarin in Chinese people. So it showed that language does play a role in how we think. Whenever you construct or interpret a linguistic statement, you need to focus on specific aspects of the situation that the statement describes. Interestingly, some brain imaging facilities are now allowing us to examine these effects. Recent research indicates that language affects the categorical perception of color. Russian speakers जिसमें light and dark blue के बीच में और extra distinction are better able to visually discriminate shades of blue. तो एशियन पेंट्स का एक ऐड था, मेरा वाला पिंक, उसमें बहुत सारे पिंक थे अलग अलग. तो आप अगर एक्स्ट्रा डिस्टिंक्शन बनाओगे तो people will be able to discern or discriminate more shades of colors. So again, that depends upon the language. तो अगर लैंग्वेज में आप सिर्फ बोलते हो कि हल्का नीला या हल्का या गहरा नीला, तो आप सिर्फ हल्का और गहरा ही बोलोगे. लेकिन अगर आपके पास में वर्ड्स हैं जो इंटरिंग वाले भी हैं कुछ, तो यू विल बी एबल टू बेटर डिस्टिंग्विश. This effect is stronger in the right visual field than left. Research shows left posterior tempoparietal language region may serve as top-down control that modulates the activation. These current biological help us understand some classic topics. ठीक है, अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा तो उसको ज़्यादा we don't need to spend too much time on this. Okay, we need to move on. अगर क्वेश्चन होगा इसके ऊपर तो हम आगे देख लेंगे. The languages we speak shape the way we think, see the world, and live our lives. Studying language has given scientists a peek into the very nature of human nature. Studies have shown bilinguals change how they see the world depending on which language they are speaking. Arabic, Hebrew किसकी language होती है? Jews इजराइल. या इजराइल. तो अब आपको पता है कि अरबिक जो है, अरबिक और जू जो होते हैं वो क्या एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं या दुश्मन होते हैं जनरली? अरे अरब्स और जूस जो भाई भाई होते हैं या दुश्मन होते हैं? दुश्मन. दुश्मन होते हैं ना.
दुश्मन होते हैं। तो अरबिक, यही तो लड़ाई चल रही है, इसराइल पैलेस्टीन। इसराइल जो है वो बेचारा अकेला वहां पे सारे अरब्स का वो सहता रहता है। ओके, सो अरबिक हिब्रू बाइलिंगुअल showed more positive implicit attitude toward Jews when tested in Hebrew than when tested in Arabic. मतलब इनको अगर आप अरबिक में पूछोगे तो दुश्मनी ज्यादा दिखाएंगे, और अगर हिब्रू में पूछोगे तो इनको थोड़ी सी दोस्ती, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा देंगे। तो दैट मीन्स लैंग्वेज चेंजेस। बाइलिंगुअल्स में जो दो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें दे सी द वर्ल्ड डिफरेंटली। तो हम हिंदी बोलते हैं तो हम अलग तरीके से देखेंगे दुनिया को, इंग्लिश में अलग तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप्स आर टू अंडरस्टैंड हाउ द नॉलेज वी पोजेस इज असेंबल्ड थ्रू लैंग्वेजेस। दिस विल हेल्प अस टू क्रिएट आइडिया दैट गो बियॉन्ड द करेंटली थिंकेबल। तो नॉलेज जो है वो लैंग्वेज के थ्रू कैसे आती है, ये आगे हम अंडरस्टैंड करेंगे। इससे वी विल बी एबल टू फर्दर आर थिंकिंग, राइट। सो दिस पैसेज टॉक्स अबाउट हाउ, इंटरेस्टिंग पैसेज था, काफी कुछ इसमें हमें पता लगा कि जिस तरीके से हम लैंग्वेज में बात करते हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, तो दैट शेप्स द वे वी थिंक। ऑलराइट, लेट्स लुक एट the questions here. Which of the following findings will not cast a serious doubt on the statement there can be no expression of thought without language? Now, when we say there can be no expression of thought without language, so we are going against this particular first paragraph जो लिखा है कि some linguists and psychologists believe there can be no expression of thought without language. However, this fellow is not in favor of this. He says I argue in favor of a universal groundwork. तो आपको will not cast doubt. That means three of them will weaken the statement, right? कि there can be expression of language of thought without language, लेकिन एक नहीं करेगा। तो pre-linguistic infants as well as non-human primates devoid of language function can communicate among themselves. So this shows that there can be an expression of thought without language, isn't it? तो ये weaken कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये weaken कर रहा है ना? कर रहा है जो। This is weakening, so this is not the answer. 45% of all real thinking in humans involve systems of representation that are encoded in non-linguistic. This also is weakening. Weaken. है ना? This also is weakening. Among human adults, artistic or musical thought does not demand linguistic expression. It is purely visual or auditory. This also shows that we can express thought without language. So this also weakens. The specialized language of maths and science enables humans to construct theories. Now, here we need a specialized language. So this definitely does not cast a doubt. That means it does not weaken. There can be no expression of thought without language because it's saying that a specialized language of maths and science enable humans to construct theories. So this is the correct answer. तो लेट मी सी, काफी कुछ लोगों ने 75-80% लोगों ने सही जवाब दिया इसका। बोलो जयंत, सर समझ नहीं आया, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। क्या चीज समझ नहीं आई बताओ मेरे को। इसमें आपने इसमें इन्होंने कहा विल नॉट कास्ट अ शेडो, मतलब हमें इसमें वो स्टेटमेंट जो है उसको बेसिकली स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। ना ना ना, एक मिनट। हाँ, स्ट्रेंथन करे या फिर न्यूट्रल रहे, ठीक है, एग्री, ठीक ठीक है। है, तो अभी इसमें आपने ये वाला कहा कि द स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज ऑफ मैथ्स एंड साइंस enables humans to construct theories in their minds and make predictions about matters they would otherwise be unable to grasp। मतलब ये तो यूज ऑफ jargons वगैरह उसमें आ गया ना ये तो। आपको किस चीज को स्ट्रेंथन करना है या वीकन करना है? आपको स्ट्रेंथन करना है इस स्टेटमेंट को ना, देयर कैन बी नो एक्सप्रेशन ऑफ थॉट विदाउट लैंग्वेज। तो यहाँ पे हम यही तो बोल रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज ऑफ साइंस ही एनेबल करती है ह्यूमंस को। सो दिस इज इन लाइन विद दिस ना। हियर वी आर सेइंग कि विदाउट लैंग्वेज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहा है सेंटेंस कि स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज मैथ्स और साइंस की एनेबल करती है ह्यूमंस को, जो कि वो अनेबल टू अंडरस्टैंड होंगे जो चीजें वो। तो दैट मींस दिस शोज दैट अ लैंग्वेज इज नीडेड। So this shows that there can be no language without, no thought without language, isn't it? ओके हम्म। ठीक है सर। आप कंफ्यूज हो गए, देखो बाकी तो बहुत इजी एलिमिनेट है। बाकी बाकी तो इजीली तीनों, एलिमिनेट हो गए, हाँ, एलिमिनेट तो वैसे तीनों हो गए जैसे आपने हम्म, समझाते गए। हम्म। फोर्थ वाले को समझने में दिक्कत आ रही थी अच्छा थोड़ी अच्छा, सी। समझने में दिक्कत है नहीं, बट अभी सी हियर ही सेइंग देयर कैन बी नो एक्सप्रेशन विदाउट लैंग्वेज। तो यही बोल रहा है ना कि स्पेशलाइज लैंग्वेज एनेबल्स ह्यूमंस। तो बस इतना पढ़ के हो गया अपना काम कि हमें लैंग्वेज की जरूरत है। वो वही कह रहा है वो, ठीक है। वो इतना और ज्यादा इसमें मत सोचो, इतना ज्यादा डेप्थ में इसको। ओके, ठीक है सर। all right, which of the following studies will further the next course of action to the greatest possible extent? तो next course of action इसलिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि next steps are to understand how the knowledge is assembled through languages. तो study in discourse analysis providing proving that bilingual, ये bilingual वाला तो ऑलरेडी बताया हुआ है उसने, हिब्रू और उसका अरबिक का। तो ये फर्दर स्टडी में थोड़ी आएगा। तो दिस इज नॉट द आंसर।
कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक स्टडी डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस थिंक डिफरेंटली, ये तो हमें पता ही है कि एक जो वहाँ पे बताया हुआ है कि ग्रीक में अलग तरीके से सोचता है, मैंड्रिन में अलग तरीके से सोचता है, इंग्लिश में अलग तरीके से सोचता है, isn't it? तो ये तो दिया हुआ है उसने. Psycholinguistic study delineating mechanisms through which language helps to construct complex knowledge systems that human possess. Yes. तो अगर इस तरह की स्टडी होगी जो कि हमें नॉलेज सिस्टम्स के बारे में और डिटेल देगी, यहाँ पे बताया ना इसने, एंड दिस विल हेल्प अस टू ग्रेट आइडियाज, तो दिस डेफिनेटली टेल्स यू दैट यस दिस इज अ स्टडी. A socio-linguistic study revealing subtle differences in human nature based upon languages. ये तो ऑलरेडी पता है हमको कि subtle differences होते हैं. अगर जो रशियंस होते हैं वो ज़्यादा कलर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और उसके बाद में शुरू में जो बताया कि जो मैप्स जिनको जो जिस तरह की लैंग्वेज डायरेक्शन वाली बोलते हैं तो दे आर एबल टू ओरिएंट देमसेल्फ मच बेटर. तो दिस इज गिवन. तो करेक्ट आंसर इज सी हियर. So I think all of you, in fact, again, most of you have marked it correctly. So that's a good thing. Which of the following cannot be inferred from the passage? Linguistic process are pervasive in several fundamental domains. ये तो infer कर सकते हैं आराम से. Speakers of different languages differ in how well they remember who did what. ऐसा बोला है क्या उसने कि remember who did what? ऐसी तो पूरी पैसेज में कहीं पे भी मुझे याद नहीं आ रहा. Teaching people new color words can positively influence their ability. Yes, ये तो रशियन का एग्जांपल बहुत क्लियरली दिया हुआ है. Speakers of some languages with absolute spatial frame show different in navigational ability. ये भी दिया हुआ है, ये एबोरिजिन्स की, ये पूरा इस वाले पैराग्राफ में यही दिया हुआ है. तो ये तो सब दिया हुआ है, राइट? सो दिस इज नॉट द आंसर. करेक्ट आंसर वाज बी. अगेन आई वुड से इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें कई लोगों ने गड़बड़ कर दी. इस क्वेश्चन में नहीं, कईयों ने सही भी दिया है, तो 60% ने सही दिया. ओके, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पैसेज इज टू indicate that there is cross-linguistic difference in cognition and languages we speak affect our perceptions of the world. Yes, this looks to be quite okay. Cross-linguistic differences होते हैं thinking process में. एक आदमी किसी लैंग्वेज में बात करता है तो या सीखता है तो अलग तरीके से सीखता है और सोचता है, ठीक है, एंड हमारे परसेप्शन चेंज हो जाते हैं. Highlight that when you learn a new language, you inadvertently learn a new way of thinking, but the reverse does not hold true. ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला उसने कि रिवर्स डज नॉट होल्ड. ये यहाँ तक तो ठीक है, बट दिस इज नॉट करेक्ट. विदाउट लैंग्वेज वी माइट बी इनकेपेबल ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. ये तो उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया, राइट? बिकॉज तो कह रहा है लैंग्वेज इज ओके बट दूसरे भी तरीके, ये गलत है. Establish that current biolinguistic research can help achieve a more balanced understanding of relationship between language and thought. ये भी नहीं है. करेक्ट आंसर ए था. Indicate that there are cross linguistic differences in cognition, language we speak, affect our perception. फिर डी कैसे एलिमिनेट करा अपन? Establish that current biolinguistic research can help achieve a more balanced understanding of relationship between language and thought. Can help achieve. Is this the main idea? Is this the main idea? Current achieve a more balanced understanding of relationship. So, which means that सिनेरियो की बात कर रहा हूँ. नहीं, इसमें ये है कि does it mean that अभी बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट के बीच में? दिस शोज दैट कि देखो, ये जो एंड में इसने लिखा ना, इसको आप कंफ्यूज मत हो. वो तो ये कह रहा है कि नॉलेज जो हम निकालते हैं, लैंग्वेज पोजेस करते हैं, वो लैंग्वेज के थ्रू कैसे असेंबल होती है, इसके बारे में समझना है हमें. और दिस विल हेल्प अस टू क्रिएट आइडिया दैट वी गो बियॉन्ड करेंटली थिंकेबल. तो इसको हम ट्रांसलेट करके ये नहीं कह सकते कि दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. और मोर बैलेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट नहीं है. हम उसके थ्रू नॉलेज कैसे असेंबल होती है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं. So therefore, this we can eliminate. Okay. All right. Let's move to the next passage. Now, let's look at what he's saying here. Two factors can be invoked to support the idea that opportunities of people with similar talents and abilities should not be disparate due to effects of social lottery. ठीक है. तो अगर किसी दो लोगों में सिमिलर टैलेंट है, एबिलिटी है, लेकिन अगर सोशल लॉटरी जो निकली है उसमें वो अलग अलग जगहों पे है, दैट मींस समवन इज प्रिविलेज्ड, समवन इज नॉट. एक अमीर घर में पैदा हो गया, एक गरीब घर में पैदा हो गया, एक ब्लैक है और एक वाइट है. ओके, तो इसके कारण ये इसको सोशल लॉटरी के इफेक्ट्स बोलते हैं. यू कांट डिसाइड, राइट? तो सोशल लॉटरी, आप ब्लैक के घर में पैदा हो गए कि वाइट के घर में पैदा हो गए, कैन यू इन्फ्लुएंस? नो. आपको तो, आप इंडिया में पैदा हो गए कि यूएसए में पैदा हो गए कि अफ्रीका में, इट इज टोटली बियॉन्ड योर कंट्रोल, राइट? उसी तरह से आप किसी अमीर अंबानी के घर में
आकाश अंबानी बन के पैदा हो गए या किसी के घर में कुछ और बन के पैदा हो गए, ये भी आपके हाथ पे नहीं है। तो अब लेकिन आप में अगर कुछ टैलेंट है और एबिलिटी है, तो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अलग अलग नहीं होनी चाहिए, राइट? यू शुड गेट द सिमिलर अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी शुड नॉट बी डिस्पेरेट। ये इस पर्टिकुलर पैसेज की बात है। The first is that how someone fares in social lottery is influenced by the ongoing effect of unjust social structures. Past injustices such as racial discrimination and lingering effects on opportunities of African Americans. The distribution of initial social assets would also be influenced by the presence of unjust inequalities in the distribution of wealth and income that are not due to racial discrimination. तो अब इसमें एक तो ये बोल रहा है कि आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से अगर आप पहले सफर किए हुए हो और उसके लिंगरिंग इफेक्ट्स हैं, तो अफ्रीकन अमेरिकन को अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है, राइट? अगर आपको पहले से जैसे आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थे, आपको कुछ पर्टिकुलर जैसे उनको वोट नहीं देने दिया जाता था, उनको किसी पर्टिकुलर तरह के एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा जाता था, उनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, उनके लिए स्कूल्स अलग थे, उनके लिए कॉलेजेस अलग थे, कम थे, उनके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, राइट? कॉलेजेस नहीं थे इन लोगों के लिए, तो इसके कारण इनके अपॉर्चुनिटीज पे अफेक्ट हो गया। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनिशियल सोशल एसेट्स वुड आल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेजेंट इफेक्ट्स ऑफ अनजस्ट इनइक्वालिटी। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम भी अलग अलग तरीके से होती है। गरीब जो थे तो उसके कारण वो गरीब होते चले गए, राइट? द फर्स्ट वर्जन ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्स समथिंग बी डन टू काउंटरैक्ट द अपॉर्चुनिटी लिमिटिंग इफेक्ट्स ऑफ बैड लक इन द सोशल लॉटरी so far as these limitations result from ongoing effect of unjust social structures. Rawls endorses the social structural view when he says those at the same level of talent and ability and having the same willingness to use them should have the same prospect of success regardless of their initial place in the social system. The emphasis on limitations on opportunity that originate in unjust institutions, not in natural differences among persons. तो ये यहाँ पे जो बेसिकली सिचुएशन है कि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, दिस इज बिकॉज ऑफ अनजस्ट इंस्टीट्यूशन और this is because of unjust social structures. Unjust social structure is not because कि लोगों के अंदर डिफरेंस है, बट इसलिए है कि सपोज ब्लैक को एक पर्टिकुलर स्कूल्स में एडमिट नहीं करते, राइट? दैट इज द सोशल स्ट्रक्चर विच इज अनजस्ट। और किसी ब्लैक को किसी पर्टिकुलर तरीके की कुछ एम्प्लॉयमेंट में नहीं एम्प्लॉय करते। सपोज उन्होंने कहा कि ये बहुत सेंसिटिव वो है, जॉब है ये, इसके अंदर हम ब्लैक्स को एम्प्लॉय नहीं करेंगे। इस तरह के थे पहले अनजस्ट सोशल स्ट्रक्चर्स, तो ये उसके कारण इनको अपॉर्चुनिटी इनकी लिमिट होगी। सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ अनजस्ट सोशल स्ट्रक्चर्स ऑन अपॉर्चुनिटी व्हिच अ पर्सन कैन हैव। तो ये बेसिकली फर्स्ट टाइप ऑफ वो है जो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी लिमिटिंग इफेक्ट। सेकेंड वेरिएंट ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट assumption. The moral intuition that person should not have lesser opportunities as a result of factors beyond their control, in the sense of being unchosen. Thomas Scanlon has labeled this brute luck view of equal opportunity. Contrast between matters of brute luck which are not within one's control at all and most misfortune that depend on person's choices. अब यहाँ पे एक दूसरी थ्योरी है ये कि एक और तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट हो सकती हैं। वो ये है कि some factors which are beyond your control, तो not डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। सपोज आपने कुछ ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, राइट? सो इफ बिकॉज ऑफ दैट, सो दैट इज बीइंग कॉल्ड एज अ ब्रूट लक। तो इफ देयर इज सम अपॉर्चुनिटी दैट इज डिनाइड टू यू बिकॉज ऑफ अ मैटर ऑफ ब्रूट लक, then that will fall in this category as per this. Person should not have fewer opportunities due to how they fare in social lottery, regardless of whether the limitations of their opportunities originate in unjust institutions. तो एक तो ये है कि जैसे अनजस्ट इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब दो तरीके से हो गए ना। एक तो आप पैदा ही काले हुए हो सपोज, so that is not within your control, that is also is calling brute luck. And second is because of unjust institutions, कि जो इंस्टीट्यूशन या जो आपके जो भी स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर, वो ये बता रहा है कि आपको इस तरह की जॉब नहीं मिल सकती, आपको इस तरह के स्कूल में नहीं रखेंगे हम। तो यहाँ पे जो ये वाली ब्रूट लक वाली बात हो रही है, दिस इज मोर टू डू विद समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। अब दोनों लिंक्ड है एक तरह से। जैसे ये कह रहा है सोशल स्ट्रक्चर व्यू लाइक द डिस्क्रिमिनेशन conception of equal opportunity limits the domain of equal opportunity to social inequality because it is concerned only with how unjust social institutions influence a person's success in competing for desirable position. The brute luck view is much more expansive. It enlarges the domain of equal opportunity to include natural inequalities.
तो ब्रूट लक व्यू जो है ये एक एक्सपांसिव है, इसके अंदर ही बेसिकली ये भी आ जाता है एक तरीके से अनजस्ट वाला भी। ब्रूट लक व्यू जो कहता है कि आप बिकॉज ऑफ सम फैक्टर विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल, सपोज यू आर डिसेबल्ड, ओके, या फिर आप कुछ मेंटली कुछ आपके अंदर कुछ इशू है, या कुछ आप और इशू है विच इज नॉट बियॉन्ड योर कंट्रोल, सो दैट इज बेसिकली द ब्रूट लक। बट इसके अंदर वो भी आ गया कि अब कोई अगर अनजस्ट सोशल स्ट्रक्चर है, कि कोई सपोज करो कि किसी आदमी को आर्मी में जाने का है कि यार मुझे तो आर्मी में जाना है, बट उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, या वो सपोज करो कि कम हाइट का पैदा हो गया, राइट, आर्मी में उन्होंने कहा कि यार हमें तो 5 फुट 10 इंच वाले ही चाहिए, और अब कोई 5 फुट 6 इंच का पैदा हो गया, तो अनजस्ट सिचुएशन कौन सी हुई इसमें, अनजस्ट सोशल स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, वो हो गया आर्मी में उन्होंने कहा यार इसको तो ले नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो 5 फुट 6 इंच का पैदा हुआ, दिस इज बेसिकली द ब्रूट लक। तो ब्रूट लक के अंदर ये कह रहा है दोनों आ गए, वो भी आ गया इसके अंदर अनजस्ट सोशल स्ट्रक्चर वाले। सो अगेन द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज दैट जो ये 2 है, राइट, 2 इज यू कैन से काइंड ऑफ अ सुपर सेट एंड 1 इज काइंड ऑफ अ सबसेट। 2 says की ब्रूट लक विच मीन समथिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल, वेरएज ये वाला जो रहता है ये ब्रूट लक वाली चीजों में नहीं जाता, ये सिर्फ अनजस्ट सोशल स्ट्रक्चर्स को देखता है। मतलब अगर एक अपॉर्चुनिटी डिनाई हो रही है किसी को बिकॉज ऑफ सम रूल्स विच आर अ पार्ट ऑफ सम सोशल स्ट्रक्चर, then this social structure wali thing will come into picture. But if some opportunity is being denied to some person because of some factor which is beyond his control, uh, so then that falls under brute luck. But brute luck ke andar, brute luck he's saying is more expansive. It enlarges the domain of equal opportunity to include natural inequalities. तो ब्रूट लक के अंदर सोशल अनजस्ट सोशल स्ट्रक्चर भी आ गया, लेकिन अनजस्ट सोशल स्ट्रक्चर ये नहीं है, राइट, दिस सो ऑल दिस आर बी बट ऑल बी आर नॉट ए, इस तरह से आपको समझना है। ये चीज अगर समझ में आ गई तो फिर ये पैसेज के क्वेश्चन हम सारे सही कर देंगे। ओके, लेट्स गो टू द लास्ट पैराग्राफ। द पैसेज इन रॉल्स बुक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस सीम्स टू कमिट रॉल्स टू द व्यू दैट जस्टिस इज कंसर्न्ड विद नेचुरल एज वेल एज सोशल इनइक्वालिटी। ऐसा लगता है कि रॉल का कहना यह है कि नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटी दोनों से कंसर्न्ड है। हाउएवर, a closer reading of the text suggests that Rawls did not seek to address natural inequalities under the heading of equality of opportunity. लेकिन जो नेचुरल वाली जो इनइक्वालिटीज हैं, जो ब्रूट लक वाली हैं, तो क्लोजर रीडिंग से लगता है कि नहीं, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन एज पर हिम in this heading of equality of opportunity. Instead, he appears to restrict equal opportunity to efforts to counteract the opportunity limiting effects of unjust social institutions, while noting that the operation of a distinct principle of justice, a difference principle, will do something to mitigate the effects of natural inequalities. तो उसका जो मेन वो ये लगता है कि ही जस्ट वांट्स टू रेज दी अनजस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन वाला, और दूसरा जो है वो नेचुरल को अपने आप ही नेचुरल इनइक्वालिटी को मिटिगेट कर देगा, डिफरेंस प्रिंसिपल कुछ होगा। Rawls may be merely saying that it would be impermissible to base a personal entitlement to a share of social goods on the mere fact that he happens to have been more fortunate in the genetic lottery. That view does not commit him to the brute luck thesis that all natural inequalities require redress or compensation as a matter of justice. तो ऑथर का ये व्यू है कि रॉल्स डज नॉट कमिट टू द ब्रूट लक थीसिस। इतना इसमें से टेक अवे निकाल लो आप। However, some passages mean that in some sense regard natural inequalities are falling within domain of justice. Other passages then further support the idea this conception of equality is social structure. So this last paragraph should just tell you that Rawls is more in favor of, almost in favor of this unjust social institution वाला view and not really the brute luck वाला। तो इसमें पैसेज को अगर हम रिकैप करेंगे तो इसमें दो तरीके बताए गए हैं, एक अनजस्ट सोशल स्ट्रक्चर वाला व्यू और एक ब्रूट लक वाला व्यू। और एक पॉइंट ये है कि ब्रूट लक वाला व्यू मोर एक्सपेंसिव है, उसमें आपकी सारी नेचुरल इनइक्वालिटी भी आ जाती है और सोशल इनइक्वालिटी भी आ जाती है। रॉल्स के बारे में बताया कि रॉल्स ऐसा लगता है हमें कि दोनों चीजें इंक्लूड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रॉल्स इज मोर कंसर्न विद सोशल इनइक्वालिटी एंड ही थिंक्स दैट जो नेचुरल इनइक्वालिटी है उसको ये डिफरेंस प्रिंसिपल, एक डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, डिफरेंस प्रिंसिपल, दैट विल टेक केयर। तो इसलिए रॉल्स व्यू इज मोर टू डू विद सोशल स्ट्रक्चर। That's what we need to understand from this. That's it. इससे ज़्यादा समझने की इसमें कोई जरूरत नहीं। Let's look at the questions. Which of the following can be inferred to be true regarding Rawls? तो Rawls theory of justice establishes he was a proponent of Thomas Scanlon's brute luck view. ये तो बिल्कुल ही उल्टा बोल रहा है। So this is totally wrong. Rawls writing cannot be used either by the advocates of social structure or the brute luck view. नहीं, ऐसा तो नहीं।
जो लोग सोशल स्ट्रक्चरल व्यू को एडवोकेट कर रहे हैं वो डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं, isn't it? कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना एकदम। Okay. Rawls was concerned only with unjust social institutions and any reference to natural inequalities is only incidental. तो ऐसा तो नहीं है कि he was concerned only with unjust. लास्ट में उसने बताया कि उसने inequalities के बारे में बात की है, उसने बात की है, लेकिन he thought that it would be mitigated by something else, not really this. Therefore, we can't say that this is true. The correct answer is we cannot recognize Rawls as an advocate of brute luck thesis based on his writings mentioned in the passage. तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे that view does not commit him to brute luck thesis that all natural inequalities require it. तो ये इस सेंटेंस से हमें डी आंसर मिल जाएगा। डू वी एग्री? काफी लोगों ने डी आप में से करा है, तो आई थिंक दैट्स गुड। Okay, which of the following is true regarding social structural view? Its focus is on limitations and individual faces as a result of unjust social institutions. बात तो सही कह रहा है। It seeks to provide a level playing field to everyone in society irrespective of their social standing. लेवल प्लेइंग फील्ड टू एवरीवन इन सोसाइटी ऐसा तो नहीं है इसमें, तो ये अनजस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन की बात हुई है। सोशल स्ट्रक्चरल व्यू अगर हम देखेंगे कि सोशल स्ट्रक्चरल व्यू क्या है, like the discrimination concept limits the domain of any equal opportunity to social inequalities because it is concerned only with how unjust social institutions influence a person's success, right? तो सोशल वाला जो व्यू है वो सबको नहीं चाहता, सबके लिए नहीं है वो, तो इसलिए ये गलत है। It takes into account the fact that individuals are born with no, it's not, this is a brute luck. It asserts the lingering effects of past discrimination, ऐसा कुछ नहीं है। Correct answer was one. Agreed? So Yes. you see, quite a few of you have marked it. ठीक है। All the following features are features of brute luck you mentioned in the passage except. It emphasizes that in order to provide equal opportunity, efforts must be made to counteract all the disadvantages that are beyond a person's control. Yes, this is okay. This is a feature of the brute luck view. It differentiates between misfortunes as a result of one's acts and those beyond one's control. Yes, ये यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ चॉइस वाला, right? Contrast between being matters of brutal luck which is not within one control, misfortune that depends on person's choices. So this is given here. It is unconcerned about results of differences arising from fortunate or misfortunate events outside one control. This is wrong, totally wrong. It is definitely concerned about results arising from fortunate or misfortunate. यही तो brute luck view है. Therefore, this is the correct answer. It highlights the fact that unjust are not the only. ये तो है. Unjust are not the only cause. Okay, the lottery, brute luck, natural inequality is also a cause of unfair distribution of opportunities. Therefore, this also is given. Correct answer was C. तो काफी लोगों ने इसको छोड़ दिया है इस वाले को मेरे ख्याल से। ठीक है, काफी लोगों ने आपने इसको छोड़ दिया, तो कोई बात नहीं। Which of the following correctly represents the author's view regarding relationship between social structural view and brute luck view? तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। इनफैक्ट तो आपको प्री थिंकिंग से आ जाना चाहिए कि ये मोर एक्सपांसिव है, राइट? ये यहाँ पे मिल जाएगा इसका आंसर। The brute luck view is much more expansive. It enlarges the domain of equal opportunity to include natural equality. मतलब ये एक सुपर सेट बन जाता है। Former consider the implications of certain types of inequality that latter does not. ऐसा तो नहीं। Former considers the implications of certain types of ये ठीक है, लेकिन ये रिलेशनशिप नहीं है दोनों की। Latter encompasses the former and goes on to include genetic or natural inequalities also. Yes, तो ब्रूट लक जो है ये इसको एनकम्पास कर रहा है सोशल स्ट्रक्चरल व्यू को, एंड इसके अंदर जेनेटिक और नेचुरल इक्वालिटी भी आ गई है। सो दिस लुक्स ओके। ब्रूट लक फोकसेस ऑन जेनेटिक इनइक्वालिटीज, इग्नोर सोशल इकोनॉमिक, नो नॉट एट ऑल। अनलाइक द फॉर्मर, द लैटर looks at individual as a product of only unjust institutions. Latter looks at unjust or former looks at unjust. तो ये latter, ये गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इसमें बी है, राइट? सर एक बार ए वाला फिर से बता देंगे एक बार कि इसमें ए वाला मतलब रिलेशनशिप कैसे नहीं हो रहा उसका।
social structural view, brute love view। ये कहता है कि यहाँ पे जो अनजस्ट सोशल इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब आपको किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है सोशल इंस्टीट्यूशन से, उसके कारण जो इनइक्वालिटीज होती हैं वो यहाँ पे कंसिडर की जाती है। इसके अंदर जो आप बॉर्न हुए हो, नेचुरल इनइक्वालिटीज जेनेटिक्स से आ गई है, किसी और चीज से आ गई, वो होती है। लेकिन उसने कहा है कि ये जो है, दिस इंक्लूड्स दिस ऑल्सो, इसके अंदर ये भी आया। तो अब यहाँ कहता अच्छा। है कि द फॉर्मर कंसिडर्स इम्प्लीकेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट द लैटर डज नॉट। ये तो सभी को कंसिडर कर रहा है ना, दिस कंसिडर्स एवरीथिंग, दिस इंक्लूडेड। तो ये कह रहा है कि ये सर्टेन इनइक्वालिटीज कौन सी, जो अनजस्ट सोशल वालों को करते हैं, जो कि ये नहीं करता। तो ऐसा तो नहीं है ना, ये तो सभी को कर रहा है, ये इसको भी लेके चल रहा है, इसलिए ये गलत हो, राइट? ठीक है सर। इट इज क्लियर नाउ, आई होप। सर थोड़ा क्लियर हो गया, मैं से गलत रिलेट कर गया था। हम्म, ठीक है, ग्रेट। ओके, चलो आगे चलें। अब यहाँ चलते रूट ऑफ ऑल इविल पे। नाउ द थिंग स्टार्ट गोइंग अ लिटिल हियर ऑफ देयर। इसमें पढ़ते हैं हम क्या बोलता है ये जो जॉन बॉड्रीलार्ड है, कह रहा है कि इविल, what's become of evil in our day and age, and answer that it resides everywhere. For most of us, the idea of evil isn't something we associate with our everyday reality, with our day-to-day experiences and routines. But we do nonetheless come into contact with it almost constantly by means of mass media. We are watching and reading reports of genocide, famine, unmotivated violence, traffic, blah, blah, blah. Living in a paradoxical situation where evil is both present and absent and omnipresent. Thus, for Baudrillard, evil is everywhere. Since everywhere, we lost the capacity to talk about it. तो ये कह रहा है यार देखो, सी, जैसे एक जमाना था, पुराना जमाना है ना। अब आपको सामने अगर मैं बोलूँ ईविल, तो आपके सामने किसकी इमेज आती है? तो सोसाइटी का जो इविल है। नहीं, अभी नहीं। जैसे अगर मैं हम इससे पहले, सी पूरा पैसेज क्या है, ये पैसेज इज अबाउट दैट अर्लियर देयर वाज अ dualism, there was a clear distinction, and you could actually envisage or picturize evil in some form. तो लेट्स से अगर हम चलो भगवान राम और रावण के जमाने की बात करें, तो रावण वाज डिपिक्टेड एज इविल, राइट, एंड राम वाज डिपिक्टेड एज गुड। तो ये उस जमाने का इविल था, जो डुअलिज्म था इविल और गुड का, जिसमें हमें इविल की परिभाषा अलग से दिखती थी। बिल्कुल इविल को हम एक विजुलाइज कर सकते थे। जैसे अगर मूवीज की बात करें, जैसे गब्बर सिंह, तो गब्बर सिंह इविल पिक्चरों में विलेन विलेन दिखाते हैं, तो वो प्योर मोगैम्बो, ये सब इविल, राइट। तो अब लेकिन आज के दिन में ये कह रहा है कि आर डे एंड एज व्हाट्स बिकम ऑफ इविल, एंड आंसर दैट इट रिसाइड्स एवरीवेयर। ये तो अब हर जगह इविल है, क्योंकि आ, अब मोस्ट ऑफ अस, हम जो आइडिया ऑफ इविल हम एवरीडे रियलिटी से नहीं करते, अपने डे टू डे एक्सपीरियंस से, लेकिन हम मास मीडिया से एवरी डे वी आर कमिंग इन टच विद इट। बिकॉज सपोज कहीं जेनोसाइड हुआ है ना, जैसे अब इसराइल ने 100 या 150 बच्चों को मार दिया राफा में, पैलेस्टाइन में, राइट। तो वो भी इविल है। फैमिन हो गया कहीं पे, वो भी इविल है, क्योंकि किसी न किसी की तो उससे हुआ है, मतलब सम काइंड ऑफ somebody has been responsible for the famine somewhere, and because maybe जो लोग famine से affected है उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो भी इविल है। अनमोटिवेटेड वायलेंस हो गया कहीं पे, गोली चला दी ट्रम्प के ऊपर किसी ने, वो भी इविल है। ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए, राइट, समबडी हैज, वो जो पुणे में BMW वाला केस हो गया, मुंबई में हो गया, नासिक में, हर जगह पे आजकल हो रहे हैं इस तरह के केसेस, तो वो भी इविल है क्या? तो इस तरह की रिपोर्ट हम रोज देखते हैं। तो वी आर लिविंग इन अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन वेयर इविल इज बोथ एब्सेंट, मतलब एक हम अपने आसपास, वी डोंट एसोसिएट दीज थिंग्स विद इविल, बट इट इज ओमनी प्रेजेंट, इट इज देयर ऑल अराउंड अस, राइट। तो हम, दस फॉर बॉडलर इविल इज एवरीवेयर, सिंस इट इज एवरीवेयर वी हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू टॉक अबाउट। सिंस हर जगह है, तो इसलिए हम उसको इविल के फॉर्म में नहीं देख रहे। पहले क्या है कि जैसे राम राज्य था या जो भी था, तो उस जमाने में सब कुछ ठीक चलता था, सब लोग ठीक ठाक थे, और एक आउटस्टैंडिंग इविल खड़ा हो जाता था, तो दैट बिकेम द सिंबल ऑफ इविल। लेकिन आज के जमाने में इट इज एवरीवेयर, देयरफॉर वी हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू टॉक अबाउट।
evil has become decentralized. It's no longer located in a single image. तो evil की कोई image नहीं दिखती हमें. We live in a world where foolishness triumphs on all fronts, and such foolishness is the root of all evil. He goes even further, saying that this omnipresence of evil is made possible precisely because we don't know how to talk about it. He argues, therefore, it is imperative to restore dualism and resurrect the principle of evil, as it is found in Manishism and other mythologies, an opposite to the principle of good. अब ये मनीषिज्म एक एक रिलीजन था 13th सेंचुरी में इन पर्शिया. वहां पे कोई मनी, ये इंडियन जैसा लग रहा है मनीष, ये मनीष नहीं है इसमें, ये कोई मैनेस करके कुछ थे ये. उन्होंने एक ऐसा रिलीजन बनाया था, वहां पे वो गुड, इविल और गुड को ऐसा बाइफरकेट किया हुआ था, राइट. एंड तो ये कह रहा है कि बॉड्रिलार कह रहा है कि अब हमें इसीलिए वी नीड टू रिस्टोर डुअलिज्म, मतलब हमें फिर से गुड और इविल के बीच में क्लियर डिमार्केशन लाना पड़ेगा एंड रिसरेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इविल. On the other hand, Andrew Del Banco maintains that our understanding of evil should be renewed instead of restored. वो कह रहा है कि नहीं, हमारी evil की understanding renew होनी चाहिए, restore नहीं होनी चाहिए. Though he makes no practical suggestions as to how such a renewal might take place. तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि आज की तारीख में evil हमारे चारों तरफ है लेकिन कहीं भी नहीं है एक तरह से, right? It is a paradoxical situation, and because it is everywhere, therefore we have lost the capacity to talk about it. Evil decentralized हो गया है, तो अब हमें इविल को बताना हो कौन है, we can't say, and therefore Baudrillard says we have to restore the concept of evil, but Andrew says no, restore नहीं, renew करो आप concept को. लेकिन कैसे करो, वो यही चुप है इस पर. We might object to all this and say that evil has always existed everywhere, but evil can refer to such a diverse number of phenomena that the concepts seem beyond our comprehension. Perhaps then the idea of evil can indeed only be grasped through mythological representation. This is departure point for Paul's theory of symbolism of evil. Ricoeur maintains that evil is more or less inaccessible to philosophical reflection because reason presupposes a meaningful context that has no room for the idea of evil, whereas myths and symbols act as recourses to aid our understanding. The danger is that myths are easily transformed into ontology. That is what starts out as a meaningful representation. तो अब ये कह रहा है कि यार देखो, इविल तो हर समय हर जगह रहा है और इतने सारे फिनोमेनन को हो सकता है कि हमारे कॉन्सेप्शन से बाहर है. और क्या ये जो आइडिया ऑफ इविल है सिर्फ माइथोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन से ही ग्रास्प कर सकते हैं? तो बट दिस इज डिफरेंट. दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम पॉल रिक्वायर थियोरी. रिक्वायर कह रहा है कि इविल जो है उसके बारे में हम सोच नहीं सकते, फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज हम रिफ्लेक्शन जब करते हैं तो रीजन दिमाग में, लॉजिक आता है, और लॉजिक जो है उसके अंदर आइडिया ऑफ इविल नहीं है. मिथ्स एंड सिंबल्स एक्ट एज रिसोर्सेज टू एड आवर अंडरस्टैंडिंग, और मिथ और सिंबल्स तो हम सिर्फ अपना अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करते हैं. तो मिथ को फिर हम इजीली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डेंजर इनटू ऑन्टोलॉजी. ऑन्टोलॉजी मींस पर्पस. that is what starts out as a means of representation is confused as an actual active force. तो जो हम जिस चीज से रिप्रेजेंट करने वाले कोशिश कर रहे हैं वही फिर एक्चुअल एक्टिव फोर्स बन जाएगा. तो myth comes to function as explanation rather than a symbol. He insists that dissolution of myth as explanation is necessary for the return of myth as symbol. But what symbolism of evil would still be relevant to us today? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो myth को एज अ जो evil को एज अ myth और एज अ सिंबल हम क्या देखेंगे, whether it is really possible for us to represent evil by way of certain symbol. We certainly don't need the idea of an otherworldly hell. तो अब ये कह रहा है यार हमें दूसरी दुनिया में हेल की कोई जरूरत ही नहीं है, यहीं पे हेल है, अर्थ पे हेल है. जैसे नाजी कम्युनिकेशन जो कम्युनिस्ट ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप लगाया था, देव डन अ फेयरली गुड जॉब ऑफ embodying the earth on earth the same notion as hell that we inherited from religious tradition. तो मतलब आपको हेल ये सिंबलाइज करने की जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज को. जैसे बताते ना कि हेल नरक है जहाँ पे आग लगी हुई है, लोग जा रहे हैं, तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होते हैं जो नाजी के थे, that itself was hell. Likewise, we don't need the idea of a supernatural devil to understand what an evil agent is. They are everywhere. तो आपको कोई सुपरनेचुरल evil devil नहीं चाहिए. हिटलर जो था या स्टालिन जो था, यही एक तरह से evil agent था. Still, though we can't continue to locate evil in a single place, we can surely recognize manifest itself more fully in certain places and actors than in others.
So basically, what he's trying to suggest here is that there is no point in trying to create a symbol for evil, because in any case, people here itself there are examples of people who have symbolized that evil. तो आपको अलग से सिंबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, राइट. सो पैसेज बेसिकली अगर क्विकली रिकैप करने की कोशिश करें तो उसमें ये बताया गया है कि इविल जो है वो हमारे चारों तरफ है, और बॉड्रिलार कह रहा है कि वो फुलिशनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, और हमें उसको रेसरेक्ट करना चाहिए, जो गुड और इविल वाला बात है. लेकिन ये कहना है कि भाई ऐसा कुछ करने की जरूरत है नहीं, और इविल को कैसे सिंबलाइज करना है, क्या उसको सिंबलाइज करके हम समझे, तो उसके बारे में बताया कि सिंबलाइज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास अपनी धरती पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है विच शो इविल. सो देर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू क्रिएट एनी सिंबल, बिकॉज वी आर आवरसेल्व्स केपेबल ऑफ बीइंग दैट काइंड ऑफ इविल. अब इस तरह के पैसेज में कई बार क्या होता है कि वी माइट गेट लॉस्ट इन ट्राइंग टू रीड टू मच इनटू इट एंड अंडरस्टैंड टू मच इनटू इट. रादर वी शुड गो टू द क्वेश्चन, बिकॉज इसमें हमें एज फार एज आई कैन टेल यू, फर्स्ट पैराग्राफ आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसमें जाते जाते थोड़ा सा आपको हो सकता है कि यू मे गेट गॉट लॉस्ट समवेयर, एंड इन द एंड यू माइट हैव अगेन पिक्ड अप द थ्रेड. So sometimes the tendency is to try to understand it to greater details than what is necessary. So you should not succumb to that. You should go to the questions, see whether the question demands, or if you can do 3 out of 4 also, move on. Which of the following, if true, best bolsters Baudrillard's argument that we have lost the capacity to talk about evil? तो ये जो कह रहा है कि thus for Baudrillard evil is everywhere, and since it is everywhere we have lost the capacity to talk about. तो इससे हमें अगर कोई चीज इतनी ज्यादा कॉमन हो जाती है तो हम उसके बारे में बात करना बंद करते हैं. जैसे सिंपल एग्जांपल दे लें अगर हम, कि कोई जैसे करप्शन है, अब वो करप्शन इतना ज्यादा परवेजिव है हर जगह पे कि उसके बारे में बात करके क्या फायदा. आप अगर आके किसी को बताओगे अपने फ्रेंड को कि यार वहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ ऐसा हुआ, अरे यार ये तो रोज होता है यार, इसके बारे में बात करने से क्या फायदा, राइट. ऐसे ही अगर सपोज करो कि किसी सिटी में ट्रैफिक जैम होते ही नहीं है, और वहां पे आके कोई आके बताता है यार आज मैं 2 घंटे फंसा रहा, तो पीपल विल लिसन टू दैट पर्सन ईगरली. लेकिन जिस जगह पे रोज ही है, कोई दिल्ली से गुड़गांव जाता है, वहां से आता है, या कोई बैंगलोर में ट्रैवल करता है, वो आके बताता है आज मैं 2 घंटे फंसा रहा, हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, तो लोग उसके बारे में चलो दूसरी नई बात करते हैं. सो इसका आंसर हमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाएगा, ये इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. वी टेंड टू ऑब्जर्व अनकॉमन फीचर्स इन एनी सिचुएशन बट टेंड टू इग्नोर दोस वेरी फीचर्स व्हेन दे बिकम कॉमन प्लेस, इजंट इट. तो ये तो मतलब आई थिंक इसमें बाकी के देख लेते हैं. वी आर ऑलवेज फैसिनेटेड एंड टेंड टू डिस्कस इट व्हेन वी एनकाउंटर इट इन एनी फॉर्म. तो इसका तो लिंक ही नहीं है ना इससे कि वी हैव लॉस्ट द कैपेसिटी. यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वी टेंड टू डिस्कस इट, तो दिस इज टोटली रॉन्ग, इजंट इट. फिर हम देखें, वी हैव हिस्टोरिकली नॉट बीन एबल टू टॉक अबाउट इविल बिकॉज ऑफ द कल्चरल स्टिग्मा अटैच टू इट. ऐसा कहीं पे है क्या कि हिस्टोरिकली नॉट बीन एबल टू टॉक अबाउट इविल? ये तो हिस्टोरिकली की बात हो रही है, यहाँ पे बोल रहा है अभी वी हैव लॉस्ट द कैपेसिटी. दिस इज आल्सो रॉन्ग. Mass media presents evil in a distorted perspective so that we are not able to identify evil even when it is present all around us. But is it why we have stopped talking about it? तो ये तो इसका आंसर यहाँ पे दिया ही हुआ है कि evil is everywhere, since it is everywhere we have lost the capacity to talk about it. करेक्ट आंसर इसमें डी हो गया. We tend to observe uncommon features. तो आई थिंक इसमें कई लोगों ने गलत कर दिया है ये, तो ये मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है. This was a straightforward question, isn't it? Yes, तो एक हाथ उठा के थी. Confused between C and D. Okay, C says mass. No, देखो, we are not able to identify evil when it is present all around us. ऐसा कहीं पे बोल रहा है क्या वो? अच्छा चलो, which of the following if true? We are not able to identify evil. But here he's talking about we have lost the capacity to talk about evil. That means you know that things are evil, but you have lost the capacity. This talks about we are not able to identify evil. So this is a stage prior to this. So if you are not able to identify, so why would you even discuss about talking about evil? Therefore, this is not correct. ये मतलब इसमें हम फ्री थिंकिंग से भी आ सकते हैं. कोई चीज इतनी कॉमन हो जाती है कि हम उसके बाद उसको फिर इग्नोर कर देते हैं. अगर कोई चीज, जैसे पहले पहले कोविड आया था, तो यू मस्ट, आई एम श्योर यू ऑल रिमेम्बर व्हेन कोविड केम 2020, तो सभी उसके बारे में बात कर रहे हैं. अब कोविड अभी भी घूम रहा है. इनफैक्ट lot many people have been catching it currently, but is anyone talking about it? Not at all, क्योंकि वो इतना कॉमन हो गया है.
Okay, when the author states we are living in a paradoxical situation, the paradox that he refers to is a fact that. तो paradox क्या बोला था इसने यहाँ पे? Let's look at this. We are watching and reading reports of genocide, famine, unmotivated violence, living in a paradoxical situation where evil is both absent and omnipresent. So evil हमारे आसपास नहीं भी है लेकिन फिर भी चारों तरफ है. ये पैराडॉक्स की बात हो रही है. So let's see which option clearly reflects that. Evil is perceived as universally present by people who are intelligent enough. देखो ये intelligent enough और ये सब ऐसा कोई qualification नहीं है वहाँ पे कि stupid people are not able to talk about it and discern it. Evil is absent in our personal experience but present everywhere in the reality we perceive through the media. Yes, ये हो सकता है. इसको रख लेते हैं. What we define as evil varies from person to person and can be absent or present depending upon that person. ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं बोला है कि it is person dependent. Evil exists only when we talk about it and does not exist otherwise. See, paradoxical situation कौन सी है where evil is both absent and present. There is no mention of talking or not talking about it. This is a different point. Since it's everywhere, we have lost the capacity to talk about it. This is not the paradox. This is not the paradox. Paradox is very straightforwardly where evil is both present, absent and omnipresent. कि हम अगर चारों तरफ देखें अरे evil है नहीं कहीं नहीं दिख रहा लेकिन हर जगह पे है evil. तो इसलिए correct answer was B here in one. So yes, ये काफी लोगों ने सही किया है. That's very heartening to know. Many of you, most of you have done it correct. In fact, 90% of great. According to the passage, the traditional symbolism of evil is not relevant. देखो ये हमने अभी डिस्कस किया कि सिंबलिज्म ऑफ इविल इसलिए नहीं है क्योंकि अब आपको जरूरत ही नहीं है. यहीं पे इतने सारे महारथी मिल जाएंगे आपको जो कि रावण पर्सोनिफाइड बल्कि रावण भी उनके सामने शर्मा जाए. वो इतने इविल है. तो यू एग्री? इतने बड़े बड़े महारथी यहाँ पे इविल लोग बैठे हुए हैं कि रावण भी उनके सामने बहुत ही सज्जन पुरुष नजर आए. राइट? रावण वुड आल्सो बी like a gentleman in front of them. We are such kind of evil people in today's world. So, history has shown us that supernatural evil pales in comparison to the evil inflicted. Pales in comparison. ये मैंने अभी वही बोला आपको. उसने वही लिख दिया कि history has shown us that कि supernatural रावण भी जो है वो शर्मा जाएगा इन evils के आगे. तो ऐसा नहीं है. देखो उसने ये हिस्ट्री हैज शोन अस दैट सुपरनैचुरल इविल फेल्स. हिस्ट्री क्या बताएगी? अभी की बात हम कर रहे हैं. ओके, लेट्स लुक एट सेकंड ऑप्शन. सुपरनैचुरल सिंबल्स लूज देयर सिग्निफिकेंस बिकॉज़ सम इंडिविजुअल्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस इन रियलिटी द स्केल ऑफ इविल इंडिकेटेड बाय दिस सिंबल्स. यस, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना कि हिटलर, वी डोंट नीड द आइडिया ऑफ अदर वर्ल्डली हेल. नाजी एंड कम्युनिस्ट concentration camps have done a fairly good job of embodying on earth the same notion. Likewise, we don't need the idea of supernatural devil. They are everywhere living among us. तो ये आपको बताता है कि सिंबल, क्योंकि ये देखो यहाँ से क्वेश्चन एमिनेट हुआ. वुड सिंबोलिज्म ऑफ इविल बी स्टिल रिलेवेंट टुडे? यही क्वेश्चन है ना कि ट्रेडिशनल सिंबोलिज्म ऑफ इविल इज नॉट रिलेवेंट टुडे बिकॉज. तो इसका आंसर आपको उसके बाद ही मिलेगा ना. यहाँ पे आपको जिसने क्वेश्चन पूछा है कि क्या सिंबोलिज्म ऑफ इविल रिलेवेंट है, तो उसने बोल दिया नो, वी सर्टनली नो डोंट नीड द आइडिया ऑफ अदर वर्ल्डली हेल और एनी सिंबोलिज्म ऑफ इविल बिकॉज यहीं के जो लोग हैं वो इतने महान हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं कि वो इविल है. राइट? देयरफॉर बी इज अ बेटर आंसर देन ए. We know and fairly well understand the conditions which foster the growth of evil. Symbolizing evil only leads to growth of myths which do not provide a rational explanation for the growth of evil. ये तो totally tangential चला गया. growth of myths को symbolize से इसने कर दिया, तो वहाँ पे जाना ही नहीं है myth में. हमको यहाँ पे यहीं से आगे देखना है हमको इस वाले ऑप्शन के, इस क्वेश्चन के लिए. therefore correct answer. yes dear. सर अभी जैसे आप ऑप्शन ए को मतलब बिफोर जंपिंग ऑन टू ऑप्शंस यू वर जस्ट ट्राइंग टू गिव अस अ पैराफ्रेज ऑफ व्हाट एक्चुअली द सिंबोलिज्म इज नॉट रिलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड. तो अगर हम उसको उसी पैराफ्रेज में लेके चलते तो हम लोग डायरेक्टली ए को मार्क कर देते. नहीं, बिना बी को पढ़े कैसे ए को मार्क कर दोगे? एक ऑप्शन को बिना, मतलब देखो
कभी भी अगर आपको एक ऑप्शन लगे कि ठीक है, तो आपको बाकी भी तो चेक करने पड़ेंगे। दूसरी बात, मैंने उसमें ये नहीं कहा है हिस्ट्री है शोनस, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि अभी आज की तारीख में अगर हम खड़े हुए हैं तो। और दूसरा, यहाँ पे आ, ठीक है, तो देखो सुपर नेचुरल इविल पेल्स इन कंपैरिजन, अगेन थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो गया। यहाँ पे अब आप सेकंड ऑप्शन पढ़ो, supernatural symbols lose their significance because some individuals are able to reproduce in reality the scale of evil indicated by these symbols. तो tell me which option looks to be much better than, वही जो मैंने बोला था पैराफ्रेज भी, चलो आपको जो बोला था उसमें भी आपको, क्या फर्स्ट इज बेटर देन सेकंड? नहीं, वो पैराफ्रेज के हिसाब से आइडियली अगर हम ए और बी में चूज करेंगे तो बी इज गिविंग अस मोर बेटर सेंस, लाइक बी इज गिविंग अस अ बेटर सेंस इन कंपैरिजन ऑफ ए। बट जैसे एक वो होता है ना कि जैसे इसमें इन्होंने आपने क्या एग्जैजरेट कर रखा है, सो दैट थिंग एक्चुअली टेंड्स आवर माइंड टू चूज अपॉन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑप्शन दैट एक्चुअली स्ट्राइक्स आवर ब्रेन। उस सेंस में मैं आपसे कह रहा था। ठीक है, देखो आपकी बात समझ रहा हूं मैं कि मैंने जो वर्ड्स एंड में यूज किए वो एग्जैक्टली मैच हो गए जो फर्स्ट वाले से, है ना? जी जी जी। लेकिन बात ये है कि सेकंड वाला जो है वो उसको और बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है वो कि चॉइस ऑफ सुपर, वर्ड्स हो गया बेसिकली उनका, कि दे आर यूजिंग अ बेटर चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड द वर्ड्स आर एक्चुअली यस, पूरा उसको बेटर उसमें बता रहे हैं। हाँ। फर्स्ट वाला थोड़ा उसको वो नहीं एक इसमें अलग टोन में लेके जा रहा है। एक तो इसमें देखो, एक तो गड़बड़ी इसमें ये है कि एक तो हिस्ट्री है शोन ऑफ दैट, है ना? हिस्ट्री है शोरस नहीं, हम आज की तारीख में बता रहे हैं। और दूसरा, इट पेल्स इन कंपैरिजन, अगेन ये उसने उसने ये कहा है कि देखो, Nasi have already done a fairly good job to embodying on earth the same notion. That means we don't need the symbols. Nazis, they have done a good job. तो उसमें ये नहीं कहा कि they have failed in comparison, right? Likewise, we don't need the idea of supernatural devil. They are everywhere living among us. तो इसलिए सेकंड वाज अ बेटर आंसर। अगर सेकंड में कुछ गड़बड़ है तो ये फर्स्ट, मतलब फर्स्ट को थोड़ा बहुत अगर रिफाइन करेंगे तो फर्स्ट बन सकता था आंसर, बट उसके लिए थोड़ा ज्यादा उसको चेंज करने की जरूरत, थोड़ा और सा। अगर ये हिस्ट्री है शोनस ना होता तो हम इसको 1% चांस दे सकते थे। हम्म हम्म जैसे ये तो ऑप्शन है तो इसलिए एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें हिस्ट्री है शोनस आ गया। बट इफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज वुड नॉट बी इन दैट। एक मिनट, एक और चीज, थोड़ा सा लेट अस अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज आल्सो इन ए एंड बी। ओके, लेट अस, he says traditional symbolism of evil is not relevant in today's world uh, because see, why is symbolism of evil traditional not relevant? अब ये वाला पढ़ो, हिस्ट्री हैज शोन अस दैट सुपरनैचुरल इविल पेल्स इन कंपैरिजन। नाउ इसके अंदर सिंबोलिज्म की बात भी नहीं हुई, दैट आर वी गोइंग टू, आर वी सेइंग दैट symbolism as represented by a supernatural evil? Here we are saying supernatural symbols lose their significance. तो ट्रेडिशनल सिंबोलिज्म ऑफ इविल, यहाँ पे वो सिंबोलिज्म वाले वर्ड कैप्चर नहीं हुआ है, isn't it? तो वो भी एक रीजन है कि दिस इज नॉट अ वेरी गुड आंसर। हम वो रहे क्या, ये इसने हैं? मतलब ये जो सिंबोलिज्म इसमें उन्होंने बताया ये बेसिकली उनके सिंबोलिज्म की बात कर रहा है। और जो ये ऑप्शन ए है वो उनके हम्म, उनके पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है। हाँ हाँ करेक्ट, तो वो उस एज अ रीजन से हम उसको सुपर इविल को एज अ सिंबोलिज्म नहीं बता, ओके। वो भी एक इशू है। ऑलराइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट वीकन्स द क्लेम ऑफ बॉडरीलार्ड रिगार्डिंग द रूट ऑफ ऑल इविल? अब देखो ये क्वेश्चन मुझे इसमें अभी तक का सबसे रिडिकुलस और इलॉजिकल क्वेश्चन लगा है, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से अ, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। बताइए कि कौन कौन से वो आंसर है जो हो सकते हैं। देखो, रूट ऑफ ऑल इविल, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सेइंग, व्हाट इज द रूट ऑफ ऑल इविल? Evil is everywhere, means is everywhere. We lost the capacity to talk about. Evil has become decentralized. We live in a world where foolishness triumphs. Such foolishness is the root of all evil. तो इसके हिसाब से foolishness is the root of all evil, right? Now let us understand this option. तो evil manifests itself more readily in foolish person than in intelligent. ये तो चलो strengthen मतलब उसको support कर रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, इसको हटा दो। ठीक है, the root of all evil rests in our inability to talk about it. ये भी बोला है उसने कि यार, since we don't talk about it,
देयरफॉर इविल जो है वो है, तो ये भी उसकी लाइन है। अब आपके पास बच गया दो, है ना। Evil is usually an outcome of persons who choose to follow unethical principles. In most cases, evil is caused by a person suffering from psychological disorders. तो यार इसमें दोनों में ही तो फुलिशनेस नहीं है ना, उसमें तो क्या फुलिशनेस, तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट है मेरे हिसाब से। यस सर। डू वी एग्री? सर लेकिन डी में जैसे ये कह रहा है इन मोस्ट केसेस, तो हम्म, बाकी कुछ यहाँ केसेस पे भी में तो कह रहा है यूजुअली, दोनों एक ही बात है, मोस्ट केसेस और यूजुअली एक ही बात है। Here is saying that is an outcome of actions of persons who choose to follow unethical principles. That means foolish नहीं है ये लोग, they are following unethical principles. Here is saying evil is caused by a person suffering from psychological disorders. तो can we say that psychological disorders, इसने actually आंसर इसमें ए बता दिया है और उसने जस्टिफिकेशन ये दिया है कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है इनको वो फुलिश होते हैं। तो ऐसी फुलिश बात मैंने आज तक नहीं सुनी ऑनेस्टली, that if somebody has got a psychological disorder then he is being termed as foolish. That ऐसा करके उसने आंसर जस्टिफाई कर दिया कि इसको डी को कैसे एलिमिनेट करेंगे, which is what brings me to my point that ये जो लिखते हैं, जो आंसर मार्क करते हैं कभी कभी, don't take them as they are God's decree or anything. Anybody who would like to discuss this, कि इसमें what was your point of view and why? हाँ, इफ कैट के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है, आता है, डिस्क्रिपेंसी होती है, ऐसा तो नहीं आता है, ओके 99% ऐसा नहीं आता है। ओके आएगा तो देखो, अब वो आपकी मतलब आपकी नहीं सबकी किस्मत है, बट ऐसा नहीं होता है बिकॉज दोज क्वेश्चंस आर वेरी वेल टेस्टेड। सी वीएआरसी के क्वेश्चन इसलिए बनाना सबसे डिफिकल्ट होता है, क्वांट और एलआरडीए के क्वेश्चन कोई भी बना लेता है, क्योंकि उसमें आंसर ऑब्जेक्टिव होता है, आंसर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। व्हाट हैपेंस इज व्हेन जो भी ये पैसेज बना रहा है और क्वेश्चन बना रहा है, वो थोड़ा ज्यादा अगर अपनी अकल लगा देता है ना, मतलब जितनी उसको लगानी चाहिए, जो लिखा हुआ है उससे ज्यादा अगर वो घुस जाता है उसके अंदर, तो वो ही मेक्स अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, जो कि ये लोग करते हैं। बिकॉज देखो मॉक्स, इनको बहुत सारी मॉक्स बनानी है ना, एक एक इंस्टीट्यूट को इतनी इतनी मॉक्स बनानी, तो कितना क्या टेस्ट करेगा क्या नहीं करेगा। इसलिए कैट को उसको 3 पेपर बनाने हैं, तो वो बहुत अच्छे से टेस्ट करता है। और मतलब जो भी एक बीआरसी क्वेश्चन है, जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करोगे ना लोगों के ऊपर, तब तक आपको उसका आइडिया नहीं होगा कि वो क्वेश्चन सही है गलत है क्या है, हाउ आर पीपल रीडिंग इट, बिकॉज इट्स वेरी सब्जेक्टिव। अब इसका जस्टिफिकेशन, मतलब आई वाज आल्सो सरप्राइज टू नो कि उसने ये आंसर को एलिमिनेट कर दिया और उसने ए आंसर बना दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से ये दोनों के अंदर फुलिशनेस नहीं है, तो रूट ऑफ ऑल इविल दोनों ही चैलेंज कर रहे हैं। वो कहता है कि नहीं नहीं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसके अंदर होते हैं वो फुलिश होता है, तो इस तरह की बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी। So that's why I say कि don't unnecessarily, I mean, just trust them blindly because they are out there to justify their answers. तो अब हमें हर मॉक में मिल जाते हैं, वेदर वी डू सिमकैट और वी डू सीएल, वी फाइंड 4-5 क्वेश्चन लाइक दिस, इसमें अभी तक एक ही मिला है, ये अलग बात है। सो दैट दिस इज वन सच क्वेश्चन। ओके सो आई कैन नॉट, आई मीन आई डोंट नो कि इसमें आपको 1 लगाना है कि 4। ओके फॉर हम ऑल। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को और भी तरीकों में तो हम उसको ले सकते हैं, अगर इफ वी कीप फुलिशनेस असाइड वी कैन ट्रीट बस देम इनटू। यार इफ समबडी इज फुलिश कैन वी से दैट इज साइकोलॉजिकली उसके अंदर डिसऑर्डर है, ऐसा नहीं थोड़ी वो है। चीज नहीं है, वो चीज नहीं कह रहा मैं। लाइक इफ यू आस्क्ड अस टू चूज बिटवीन ए एंड डी, उस सेंस में कह रहा था मैं। देखो लाइक मैं तो इसमें इतना दिमाग ही नहीं लगाता हूँ, पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नोबडी विल बी एबल टू कन्विंस दी अदर, है ना। आई मीन कि अनएथिकल में फुलिशनेस तो होती नहीं, होगी नहीं भाई, अनएथिकल वाला भी तो कोई कहता है फुलिश हो सकता है जो अनएथिकल कर रहा है, तो इसलिए इसको छोड़ दो। इसने आंसर ए दिया है तो मैं यहाँ पे ए मार्क कर दूंगा, बट ऑब्वियसली टू माई माइंड ए एंड डी बोथ क्वालिफाई टू बी द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर आपको इसमें डी को पैराफ्रेज करना होता टू मेक ए अ बेटर आंसर, तब आप क्या करते? Evil is caused by persons who are foolish, और persons who foolish का मैं कोई synonym यूज कर देता कि the persons की persons who are imbecile, और persons who are stupid, और persons who do not apply their mind, or persons who act foolishly, some kind of synonym of foolishness I would have used here, maybe a difficult synonym of foolish, जैसे imbecile। ठीक है, imbecile means idiot या idiotic। ठीक है, तो इडियोटिक बिहेवियर या फुलिश बिहेवियर या इनेन, मतलब ऐसा कुछ भी ऐसा वर्ड यूज कर देता मैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो कि आपकी वोकैबुलरी को टेस्ट कर लेता और वो लिख देता है यहाँ पे। बिकॉज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर
और फुलिशनेस में तो कोई लिंक ही नहीं है ना, दूर दूर तक, राइट? ओके, the neologisms emic and etic derive from analogy with the terms phonemic and phonetic. They were coined by American linguistic anthropologist Kenneth Pike, who suggested there are two approaches study cultural systems, the two approaches study sounds. In both cases, analysts can take a point of view insider. तो देखो इसमें कुछ ये नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है एमिक अप्रोच जो होती है वो होती है इनसाइडर अप्रोच। तो कोई भी सोसाइटी है, कोई भी कल्चर है, उसके अंदर आप अगर कोई देख रहे हो किसी चीज को कि ये क्यों ऐसे होता है, यहाँ पे ये रिचुअल क्यों होता है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन कल्चर, हिंदू कल्चर, वहाँ पे शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं, तो कोई वो डिस्कस कर रहा है कि 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं, क्या होता है, तो वो एमिक व्यू है। एटिक व्यू मीन्स आउटसाइडर व्यू, कि कंपेयर किया जा रहा है कि यार चलो हिंदू में रिलीजन में इस तरीके से शादी होती है, चर्च जो क्रिश्चियंस होते हैं उसमें शादी चर्च में होती है, उसमें इस तरीके की वाउज होती हैं, ये होती है, और हिंदू में ऐसा होता है। तो ऐसा अगर कोई कंपेयर कर रहा है कल्चर, तो दैट इज अ एटिक व्यू। एज पाइक puts it, the emic approach focuses on cultural distinctions meaningful to members of a given society. For example, whether their culture distinguishes between natural world and supernatural realm. तो यहाँ पे विद इन द कल्चर व्हाट आर द वेरियस डिस्टिंक्शंस, उसके अंदर अगर फोकस होगे तो एमिक अप्रोच। ओनली द नेटिव मेंबर्स ऑफ अ कल्चर कैन जज द वैलिडिटी ऑफ एन एमिक डिस्क्रिप्शन, जस्ट एज ओनली द नेटिव स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज कैन जज द एक्यूरेसी ऑफ अ फोनेमिक आइडेंटिटी। तो नेटिव जो लोग होते हैं उस कल्चर के, वही सपोज करो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कुछ किसी अपने कल्चर को लेके कोई बातें, तो वो ऑब्वियसली बाहर वाला उसको कैसे समझेगा? आप अपने कल्चर की बातें डिस्कस कर रहे हो, राइट? तो वो सिर्फ नेटिव कल्चर के जो लोग हैं वही चीज उसको समझ सकते हैं, वो एमिक में आ जाती है। एटिक अप्रोच examines the extrinsic concepts and categories meaningful to scientific observer, for example per capita energy consumption। तो ये जो साइंटिफिक ऑब्जर्वर्स हैं या बाहर से जो देख रहे हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, वो एटिक में आते हैं। ओनली साइंटिस्ट कैन जज द वैलिडिटी ऑफ एन एटिक अकाउंट, just as only linguists can judge the accuracy of a phonetic transcription. British anthropology's etic perspective developed between these 1850 and 70 by these gentlemen was based upon the so-called comparative method. Criticism were brought against this cognitive style. तो ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने एटिक पर्सपेक्टिव से चालू किया काम, ठीक है, इन 3 लोगों ने, लेकिन इसके कुछ क्रिटिक्स आ गए, which opened the way for participant observation in which a culture is studied from perspective of a native. In Britain by Radcliffe and Malinowski, Radcliffe, and America by Boas। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को भी लाया गया। Boas, the founder of cultural anthropology, criticized the work of Fraser on the ground that focused only on certain aspects of society, atomizing them, separating them from the global context। तो इसको इन्होंने कहा कि भाई इसका ये फ्रेजर जो तुम्हारा जो तरीका है ना वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सर्टन एस्पेक्ट्स पे ही फोकस करता है। Boas ethnographic fieldwork conducted after 1880 first among Waikiki Indians of Vancouver Islands and then among its profoundly influenced Robert Bach and early period of Chicago school। ये जो बोआस ने एथनोग्राफिक फील्ड वर्क कंडक्ट किया आफ्टर 1880, इसके कारण काफी लोग इन्फ्लुएंस हुए। आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ न्यू मेथोडोलॉजिकल क्लाइमेट ब्रॉट अबाउट बाय द एथनोग्राफिक टर्न, अब एथनोग्राफिक टर्न हो गया, were 2 American anthropologists of a psychological bent who had received a training from Boas। तो इससे इन्फ्लुएंस हो गए 2 लोग, मार्गरेट और रूथ। In contrast to the atomistic approach of their British colleagues who still adhered to a colonial perspective and sought to analyze the function performed by a particular cultural element within a society, Mead and Benedict adopted a holistic approach which conceived culture as a complex integrated system constructed about a dominant theme which characterizes distinct one side। तो यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने किया था, बोआस ने उसको थोड़ा चेंज कर दिया और उससे इन्फ्लुएंस हो गए मार्गरेट और रूथ, और इन्होंने अलग तरीके से होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट कर ली। ये तो मतलब बेसिकली क्या समझ में आ रहा है हमको कि यहाँ पे ये लोग एटिक अप्रोच से चलते थे और उसके बाद में धीरे धीरे एक टर्न आया और एमिक अप्रोच आनी शुरू हो गई। एमिक या फिर एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच जिसमें एमिक और एटिक दोनों आ गए। टुडे मोस्ट कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एग्री दैट anthropological research should gather both emic and etic knowledge. Emic is essential for intuitive and empathetic understanding and also for conducting effective ethnographic fieldwork. Moreover, emic knowledge is often a valuable source of etic hypothesis. Etic, on the other hand, is essential for prospective dispensable। तो अब बेसिकली क्या है कि ये लोग कहते हैं कि सब एमिक एटिक दोनों होनी चाहिए, ठीक है। एमिक से
आप उसके अंदर की अंडरस्टैंडिंग कर सकोगे कल्चर के विद इन की, और एटिक से आप क्रॉस कल्चर कर सकते, राइट। सो पैसेज बेसिकली टॉक्स अबाउट एमिक एंड एटिक। एमिक में आप अंदर से करते हो, और एटिक में बाहर से देखते हो। इन्होंने शुरू में ब्रिटिश वालों ने एटिक से चालू किया था, लेकिन बोआस को ये चीज़ पसंद नहीं आई और उसने कुछ और तरीके से करना शुरू कर दिया, और उससे इन्फ्लुएंस होके उसके जो चेले थे मार्गरेट और रूथ, इन लोगों ने होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट किया। एंड देन टुडे वी हैव एविडेंस ऑफ दैट, एविडेंस नहीं, वी हैव द as a part of anthropological research, we have both emic and etic. That's the whole crux of the passage, right? Let's look at the questions here. The ethnographic turn mentioned in the penultimate para of the passage most likely refers. The ethnographic turn क्या है? Outstanding representatives of the new methodological climate brought about by the ethnographic turn were two American anthropologists. Just give me 1 second. So he says the ethnographic turn in the mentioned in the penultimate para of the passage. तो यहाँ पे देखो, ये एथनोग्राफिक टर्न किसको बोला गया है? ये यहाँ पे बोआस ने जो एथनोग्राफिक फील्ड वर्क बाद में कंडक्ट किया आफ्टर 1880, दिस प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड। तो ethnographic field work conducted by Franz Boas among these Indians, तो क्या ये आंसर होना चाहिए? या the emic approach gaining prominence in anthropological research? So is this approach, the emic approach, was ethnographic fieldwork conducted after this? So ethnographic outstanding representatives brought about by the ethnographic turn. Now, see, ये जो particular इसकी research है यहाँ पे इन्होंने की है, now this is very transactional, right? This is not the turn, right? This is basically the subject of the experiment, but subject of the experiment was guided by what? It was guided by the turn, which means that they were now trying to turn towards emic approach. जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये एटिक अप्रोच यहाँ पे डिफाइन की इन्होंने कि लेविस और ये लोग कर रहे थे, फिर इसके क्रिटिसिज्म आने लगे, राइट। और उसके बाद में फिर ये बोआस जो आ गया, ये फाउंडर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसने क्रिटिसाइज किया इसका वर्क, कि इसने आपने अलग अलग कर दिया इसको। तो फिर उसके बाद में इसने जो किया, तो उसको लेके यहाँ पे एमिक, धीरे धीरे एमिक आने लगा, राइट। सो वी कैन श्योरली से दैट इसमें सेकंड वुड बी बेटर देन फर्स्ट। इंक्रीज ऑफ इन द क्रिटिसिज्म ऑफ कंपैरेटिव मेथड का कुछ नहीं है, और अप्रोच इन्वॉल्विंग कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, ये तो अपोज कर रहा था वो, राइट। सो इसमें ए और बी के बीच में चैलेंज था। सो since B is a more holistic, this is just focusing on the process, not the entire concept. Therefore, इसलिए B को उन्होंने आंसर बना किया। The compartmentalization means segregating into various हाँ, तो boxes. ये तो उसको तो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो। ये देखो, इसको तो क्रिटिसाइज कर रहा था ना, कि बोआस क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ फ्रेजर ऑन द ग्राउंड दैट फोकस ओनली ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स, एटमाइजिंग देम एंड सेपरेटिंग देम, मतलब कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हो आप उसको। तो ये तो उसको ये टर्न थोड़ी है, ये तो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है वो, isn't it? तो ये तो नहीं होगा। सो दिस वाज अ, देखो इसमें आप फर्स्ट मार्क कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे एथनोग्राफिक टर्न जो दिया हुआ है उसकी जस्ट पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बॉस बोआस एथनोग्राफिक field work conducted after this. So is this the ethnographic turn or it is the emic based approach? So थोड़ा देखो, ये again this is not a very good question if you ask me, and ये इन्होंने गलत मतलब इन्होंने अपना
एक्सटेंड कर देते हैं, जिसको कहते हैं चार्टर एक्सटेंड कर दिया है। दे आर नॉट सपोज टू मेक दैट जजमेंट, दैट अब ये आप जाके ऑथर से तो पूछोगे नहीं कि यार ये तूने एथनोग्राफिक टर्न जो है, ये ये जो फील्ड वर्क दिया है इसको बोल रहा है तू कि एमिक अप्रोच जो आ रही है उसको बोल रहा है। तो इसलिए अगेन दिस वाज आई मीन नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन इफ यू आस्क मी, स्टिल फॉर वट एवर इट इज वर्थ ये मार्क कर दो। लेट्स मूव ऑन। Which of the following studies could most likely have used an etic approach? Etic approach मतलब कंपैरिजन वाली अप्रोच। तो ये जो है टेस्टिंग द इफेक्ट ऑफ रिस्क इन द चाइनीज कल्चरल, ये एमिक अप्रोच है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल इन स्वात्सी कल्चर, ये भी एक, देखो एक कल्चर के अंदर क्या हो रहा है वो एमिक अप्रोच होती है, तो ये एमिक अप्रोच है। वेरिएशन इन डेवलपमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी अक्रॉस, दिस बिकम्स एटिक अप्रोच वेरी क्लियरली। तो दिस सी वाज द करेक्ट आंसर। दिस वाज अ इजी क्वेश्चन आई वुड से, अगर हम इसको देखें तो, isn't it? ये करा किसी लोगों ने, कुछ कुछ ने करा है, सही किया है। यस, काफी लोगों ने किया है इसको और सही किया है। दैट्स गुड। Which of the following aptly describe the role of emic and etic? Etic is primarily used to understand the function of cultural elements, whereas etic is used to understand the impact of cultural elements on other societies. ऐसा है क्या? I don't think so. Used in advanced, in primitive, बिल्कुल गलत। Information which acts as a source of etic has a little value. Okay, is used to observe and understand culture from within culture. Yes. And etic, cultural elements in construct that apply across cultures. So, which is a better answer, A or D? Obviously, D is a better answer because it describes cultural elements in construct that apply across cultures. तो यहाँ पे comparison इससे होता है, तो इसलिए इसको D को मार्क कर देते हैं। Who among the following most likely would not have been influenced by emic approach? तो अब देखो इसमें emic approach कहाँ से चालू हुई, ये बोआ से स्टार्ट। तो रॉबर्ट ई पार्क को तो इसने इन्फ्लुएंस कर दिया, तो मतलब कि रॉबर्ट तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस था emic अप्रोच से। मार्गरेट और रूथ उसकी चेली थी, है ना, इसकी शागिर्द थी, तो ये दोनों भी। मलिनोस्की जो था ये पहले ही आ गया था यहाँ पे, ये मलिनोस्की पहले ही आ गया था, ठीक है। तो ही इज मोर ऑफ अ एथिक अप्रोच, यहाँ पे ये जो एथिक पर्सपेक्टिव किया था इसने, तो ही ओनली लुक्स टू बी द गाय हु इज not, who may not have been influenced by the emic approach, promoted by the founder of cultural anthropology। तो फाउंडर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कौन है? बोआ। तो ये बोआ के पहले की बात होगी, ये बोआ के बाद में की बात होगी। तो बोआ से इन्फ्लुएंस हुआ रॉबर्ट ई पार्क, बोआ से इन्फ्लुएंस हुई मार्गरेट मीड और रूथ बेनेडिक्ट। बोआ से इन्फ्लुएंस कौन नहीं हुआ, वो हुआ मलिनोस्की। करेक्ट आंसर वाज मलिनोस्की। दिस कुड हैव बीन डन, राइट? Okay, so that brings us to an end to this session. How did you eliminate option A in 15th question? Okay. Emic is to understand the function of cultural elements within a local society. ठीक है, ये ठीक है, agreed. This part is okay. Whereas etic approach is primarily used to understand the impact of society's cultural elements on other. ये नहीं, this is wrong. Second part is wrong. एटिक अप्रोच से क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन होते हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो लेट्स रीड दिस। एमिक अप्रोच फोकसेस ऑन कल्चरल डिस्टिंक्शन मीनिंगफुल टू द मेंबर्स ऑफ अ गिवन सोसाइटी। ओके। एटिक अप्रोच एग्जामिन्स एक्सट्रिंसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज मीनिंगफुल टू साइंटिफिक ऑब्जर्वर्स, ओनली साइंटिस्ट कैन जज। तो इसमें क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन होते हैं, कंपैरेटिव मेथड। एमिक में कंपैरिजन करते हो, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत है कि एथिक अप्रोच इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट कल्चर। यस जयंत, आपको कुछ डाउट? सर अभी जैसे आप आरसीज करा रहे थे, मतलब यूजुअली मैंने आपके मॉक्स में देखा, हाउ आर यू एबल टू रिटेन ऑल द मिनट डिटेल्स ऑफ द पैसेज की, एक एक पर्टिकुलर आपको लाइन तक पता है कि इसी लाइन पे आपको मिलेगा। जैसे आरसीज में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक आध क्वेश्चंस में जैसे मिलते हैं ना डेली क्विज़ेस वगैरह के, जहाँ मैं बैठता हूँ वहां पे मैं इतना डिटेल तक मैं नहीं पहुंच पाता कि हाँ यार ये पर्टिकुलर लाइन से ही मैं इसको डिकोड कर सकता हूँ। उसको रिटेन करने का या उस पर्टिकुलर चीज को मास्टर करने का क्या तरीका रहेगा? देखो इसमें क्या है ना कि उसको मास्टर करने का तरीका ये है कि जैसे आप पढ़ते जा रहे हो ना, तो वैसे आपके दिमाग में एक मैप आना चाहिए कि किस तरीके से पैसेज इवॉल्व हो रहा है।
मतलब इसका इसका मैपिंग जो है वो दैट शुड गेट इनटू योर माइंड दैट हाउ द ऑथर हैज प्रोसीडेड. ओके, व्हाट इज दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हिज मेन आर्गुमेंट एंड हाउ ही हैज प्रोसीडेड अबाउट इट. जैसे हम क्विकली मैं आपको बताता हूँ, जैसे इस वाले में हमने देखा, इसमें उसने पहले एमिक और एटिक क्या होती है वो बताया. फिर उसने बताया कि ये ब्रिटिश वालों ने एटिक चालू किया था. फिर उसके अंदर लोगों ने थोड़ा बहुत इसमें इसके क्रिटिक्स आ गए. और फिर बुआ आ गया, उसने कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को फाउंड किया और उसके बाद उसने लोगों को इन्फ्लुएंस किया. और वो उसके फिर जो जो चेले थे मार्गरेट और ये आ गए और फिर उन्होंने उसको आगे लेके गए और होलिस्टिक कर दिया. तो ऐसा आपके दिमाग में जब ये पूरा बैठ गया तो फिर क्या है कि कोई चीज अगर कहाँ लिखी हुई है वो आप फिर उस पर पहुंच सकते हो थोड़ा इजीली. जैसे अगर ये वाला पैसेज देखें तो इसमें ईविल की बात हो रही है ना. ईविल इसमें बताया उसने कि हर जगह पे है और रूट ऑफ ऑल ईविल ये है और हमें डुअलिज्म करना चाहिए. फिर सेकंड में सिंबोलिज्म की बात हुई है, माइथोलॉजी की बात हुई है. ये पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला था नहीं, है ना. एंड देन इन द एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सिंबोलिज्म. तो इस पैसेज में तो चलो ठीक है, इतना कुछ बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं थी. अब जैसे ये भी था, दिस वॉज मोर डिफिकल्ट इन द सेंस कि इसमें थोड़ा सा दिस वॉज लेंथियर ऑल्सो. एंड बट इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना आपको कि ये दो तरह की इनइक्वालिटी की बात कर रहा है. एक जो अनजस्ट सोशल स्ट्रक्चर से आते हैं और एक जो नेचुरल इनइक्वालिटी जो आपके जेनेटिक्स है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है उससे आती है. देन यू कैन so see the way to read a passage is basically as I keep saying you should read it actively and not passively in the sense that आपको एक पैसेज को डिवाइड कर लो 3 या 4 पार्ट्स में. सपोज इसमें अब 6 पैराग्राफ है तो आपने ये एक पार्ट बना लिया और मे बी दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट मे बी सपोज. एंड देन यू रीड दिस एंड टेक अ पॉज हियर एंड ट्राई टू कैप्चर व्हाट हैज बीन सेड हियर. एक बार दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना लो कि यहाँ पे 10-15 सेकंड पॉज करके देन गो टू द सेकंड पार्ट, रीड द सेकंड पार्ट एंड देन लिंक इट टू द फर्स्ट पार्ट. अच्छा, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में उसने फर्स्ट पार्ट में ये कहा था, अब सेकंड में ये कहा है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट वेयर इज गोइंग नेक्स्ट. देन यू रीड इन द एंड एंड अगेन कैप्चर एवरीथिंग. तो इससे क्या है ना कि आपके दिमाग में वो सीमेंट हो जाएगा बाय द टाइम यू रीच द क्वेश्चंस. जो नहीं बीच में समझ में आ रहा है, डोंट अननेसेसरली स्पेंड टू मच टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर paragraph or part. Just keep moving, don't get stuck anywhere. And if you are not able to make any sense of it, then go to the next passage. Suppose कोई इस तरह का पैसेज आ गया जिसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप अगले पे चले जाओ. That's the way you should do. रीडिंग जैसे करते हैं कई बार क्या होता है लाइक रीड कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर चीज को, थोड़ी देर तक वो माइंड में रिटेन रहती है. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या रीड किया था वो चीज कई बार याद नहीं रहती इसीलिए तो रिकैप कर रहे हैं ना हम. So what we can do is we'll have one session, okay, where let's say I will give you something to read. You read and you tell me what sense you are making out of it. The same process you try. I mean, you or anybody who is willing to do it. So we will look at some RCs where I will not kind of explain. Okay, you read and you uh, take us through or go through आप किस तरीके से उसको रीड करते हो. एंड देन आई विल ट्राई टू पॉइंट आउट कि इसमें आप जो जिस तरीके से कर रहे हो वो सही है गलत है, जो आपको समझ में आ रहा है सही है नहीं है, आपको और समझ में आना चाहिए या आपको थोड़ा कम डिटेल में घुसना चाहिए. आर यू एबल टू डिसाइफर द मेन पॉइंट्स फ्रॉम देयर, राइट, विदाउट गेटिंग टू मच बॉग डाउन इनटू द डिटेल्स. I mean, what is relevant should come out of it, right? Because there's so many things here. Not everything is equally important. So whether you are able to pick those things. तो वो हम सेशन उस तरह का करेंगे where you take me through your way of reading it and then I'll try to tell you कि ये ठीक है नहीं है. Okay, I think that may help whoever is facing problem like this. श्योर सर. और वी कैन इवन डू 1-to-1 ऑल्सो. कभी आप 1-to-1 भी कर सकते हैं. किसी दिन आपको करना है आप बता दो मुझे. वी कैन टेक अ कपल ऑफ आरसीज सेपरेटली एंड सी 1-on-1 बेसिस. ओके, यस सर. ठीक है, चलो, ऑल राइट. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी क्लोज इट, देन वी मीट टुमारो. ओके, ऑल राइट, थैंक यू एंड गुड नाइट. सी यू टुमारो. थैंक यू सर. गुड नाइट. Thank you.